जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है एंड दिस इज फॉर यू। ये दृष्टि द विजन का टेस्ट है, आप देख सकते हो। सेकंड टेस्ट है, वैसे उस सीरीज का चौथा टेस्ट है ये, मतलब इन्होंने सेकंड बनाए। दो टेस्ट उन्होंने ओपन टेस्ट कराए थे, ठीक है। ये दृष्टि का टेस्ट ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, इसमें 109 क्वेश्चन ज्योग्राफी के और 41 क्वेश्चन करंट के। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है दोस्तों। अगर आप टेस्ट लगाने के साथ अपने स्कोर पता कर लेते हो, उसके बाद अपनी जहाँ गलतियां हैं उनको एनालिसिस करते हो, उसका इवैल्यूएशन करते हो, तो आप दूसरों से कहीं एक कदम आगे और बेहतर स्थिति में दिखोगे। मॉक टेस्ट का मेन पर्पज यही होता है दोस्तों। मॉक टेस्ट से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट आपको वो चीज़ दिखाता है, वो समझाता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए, एक अजम्पशंस लेता है, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो क्या करोगे आप उसको कैसे मैनेज करोगे एग्जाम में, उसको कैसे हिट करोगे। ये सारी तैयारियां, युद्ध से पहले की तैयारियां, ये आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। चलो, बहुत हो गया कहानी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत सारे टेस्ट हैं जिन्हें हम कराने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी इंग्लिश बाईलैंग्वेज है, जहां बेहतर लगे आप पढ़ लो दोस्तों। हालांकि मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत में शीत ऋतु, टॉकिंग अबाउट विंटर सेशन की बात हो रही है, विंटर सीजन की बात हो रही है। शीत ऋतु में जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम का द्विविभाजन हो जाता है, यानी कि वो बट जाती है दो भागों में, वो कौन से पर्वत श्रेणी के कारण होते हैं। ये पूछ रहे हैं कि शीत ऋतु में जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम का द्विविभाजन, यानी कि उसका जो बाइफर्केशन होता है, वो किस पर्वत श्रेणी के थ्रू होता है दोस्तों, ठीक है। आप सबको पता होगा कि विंटर सेशन में पश्चिमी विक्षोभ से, जो वेस्टर्न विक्षोभ है, उससे जो है मेडिटेरियन सी से आते हुए हवाएं सीधे हिमालय से टकराती हैं दोस्तों। हिमालय से टकराने के बाद एक उनकी जो धारा है वो चली जाती है तिब्बत की ओर, एक इंडिया की तरफ, जो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहां हिट करती है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट को हिट करती है और हिमालय इनका डिवाइडर बन जाता है दोस्तों। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है मेडिटेरियन सी से इवोपरेशन लेने के बाद ये शीत ऋतु की जो वर्षा है ये इसी पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में तो नहीं होती, कम होती है, हरियाणा है, और जो गंगा घाटी का जो पश्चिमी वाला दिशा है, पश्चिमी वाला जो प्रदेश है, वहां ये शीत ऋतु की वर्षा ये पश्चिमी विक्षोभ करता है दोस्तों। और यहाँ पर जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है ये दो भागों में बढ़ जाता है हिमालय पर्वत श्रेणी के कारण। आयु समझ रहे हैं आप, हिमालय पर्वत श्रेणी के कारण ये दो भागों में बच जाता है, ठीक है। ये बात हो रही है विंटर सीजन की और ये बात हो रही है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है गाइस, मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं इसको थोड़ा सा, और ये पश्चिमी विक्षोभ समझ लो क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं कई बार, ठीक है गाइस। देखो ये मैं दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा डिले होगा, ये टेस्ट लंबा हो सकता है, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ की बात हो रही है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता को कवर अप किया, यहाँ से लेते हुए ये ऐसे कैस्पियन सी वगैरह के पास से ये ईरान होते हुए अफगानिस्तान, और ये इंडिया पाकिस्तान में एंटर करता है दोस्तों। ये आपका क्या है, हिमालय। एक धारा इधर चली जाती है, एक धारा इंडिया की तरफ ऐसे आ जाती है, ये चली जाती है तिब्बत की तरफ, ठीक है, और एक इधर आ जाती है, तो ये दो भागों में बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। ये बात हो रही है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की। जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है दो पार्ट्स में बढ़ जाती है, यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट डेवलप इन द मेडिटेरियन सी, क्योंकि जो टेम्परेट रीजन में ये जो टेम्परेट साइक्लोन है ये मेडिटेरियन सी में डेवलप होते हैं दोस्तों। मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ क्या है, और थोड़ा सा समझो। देखो ऊपर आ जाओ, क्या है, ऊपर आ जाओ। देखो भारत में ये मैं तुम्हारा जेट स्ट्रीम वाली बात बताने वाला हूँ। क्या है, पश्चिमी जो विक्षोभ है इससे पूर्व की दिशा क्या कहती है। देखो विक्षोभ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आता है, यह अत्यधिक ऊंचाई पर करीब 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर अप्रॉक्स वेस्टर्ली जेट धाराएं चलती हैं, ठीक है। ये ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में एंटर करती हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य मतलब विक्षोभ का है विक्षुब्ध, यानी कि कम हवा वाले दबाव वाला क्षेत्र, जहां पर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, लो एरिया बनता है, लो प्रेशर बनता है। और भारत में क्या प्रभाव पड़ता है, भारत में प्रभाव पड़ता है पश्चिमी विक्षोभ का, कि सबसे ज्यादा वर्षा, हिमपात और कोहरे से संबंधित कहानी जो है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गढ़ देता है पश्चिमी विक्षोभ के थ्रू नॉर्थ वेस्ट इंडिया में दोस्तों। पाकिस्तान और उत्तरी भारत में वर्षा और हिमपात के साथ ये पश्चिमी विक्षोभ एंटर करता है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से ये नमी, मैंने बताया ह्यूमिडिटी प्राप्त करता है,
रबी फसल के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके कारण दोस्तों कई बार फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि, शीतलहर, ऐसी चरम मौसमी घटनाएं आ जाती हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारी कहानी मैं बताने वाला हूँ। फसल उपज की जो विफलता है, जल की समस्याओं से संबंधित ये जो विक्षोभ हैं, क्या करते हैं, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पूरे उत्तर भारत में ये सारी विफलता और समस्याओं को क्या कर देते हैं, निजात देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। ये मैचिंग का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एल्युमिनियम संयंत्र है, उनसे स्टेट है किस राज्य में दिया हुआ है। ये सुमेलित करना है, मैच करना है आपको, कौन सा कहां पर मैच है दोस्तों, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, कहां पर, सोनभद्र में। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है, एल्युमिनियम प्लांट है यहाँ पर दोस्तों, एल्युमिनियम ये दे रखा है, ठीक है। और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है यहाँ पर। दूसरा कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर क्या है, बालको, कोरबा में क्या है, बालको है दोस्तों, ठीक है। वहीं रत्नागिरी जो है गुजरात में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। रत्नागिरी इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। यहाँ पर कोई भी एल्युमिनियम प्लांट नहीं है दोस्तों। अंगुल उड़ीसा में कौन सा है, यहाँ पर है नालको। ये क्वेश्चन मैचिंग में आए हैं, अंगुल में नालको है दोस्तों। नालको कहां पर है, अंगुल उड़ीसा में, ठीक है। नालको का एल्युमिनियम स्मेल्टर कहां पर है, अंगुल उड़ीसा में। वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इंडिया में है ये अंगुल, जो यहाँ पर नालको सिचुएटेड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राष्ट्रीय उद्यान राज्य सुमेलित नहीं है। ये नेशनल पार्क है, उनकी बात हो रही है। तो पहली बात करते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। देखो इनके बारे में डिटेल में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं और आपसे वो क्वेश्चन हिट नहीं होते हैं, आप एक्यूरेसी ब्रेक कर देते हो और 2-4 नंबर से आपका एग्जाम रह जाता है। वो सब नहीं करना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। इंद्रावती कहां पर है, इंद्रावती सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़, ठीक है। इंद्रावती आपका नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों। कहां पर, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में ये सिचुएटेड है। वहीं इराविकुलम की बात करें, इराविकुलम जो है ये नीलगिरी ताहार के लिए फेमस है दोस्तों, और ये केरला में सिचुएटेड है दोस्तों। कहां पर, नीलगिरी ताहार और नील कुरुंजी का पौधा पश्चिमी घाट पर इस अराविकुलम में ही पाया जाता है। कुंद्रेमुख दोस्तों सबको पता होगा कि कुंद्रेमुख नेशनल पार्क कहां पर है, कर्नाटका में। ये कर्नाटका के चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है दोस्तों, तमिलनाडु में नहीं। तो सी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, सी इज नॉट राइट आंसर, ठीक है। और ये जो कुंद्रेमुख है दोस्तों, ये कहां पर है, कर्नाटका में सिचुएटेड है। इसकी रिच बायोडाइवर्सिटी के कारण, यहाँ पर वेस्टर्न घाट के लैंडस्केप्स के कारण ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सिचुएटेड है ये कुंद्रेमुख दोस्तों। यहाँ पर आयरन पाया जाता है, लोहा, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करें, ये आपको पता होगा, ये थार डेजर्ट का इलाका है एंड इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको मैचिंग करना है ताबा की खान और उससे सिचुएटेड राज्य। खेतड़ी कहां है, देखो ये मैचिंग में, खेतड़ी इज सिचुएटेड इन राजस्थान। आप जो 2 वाले हैं उनको एलिमिनेट कर दो, आपके पास 2 ऑप्शन बचे, ए और सी, ठीक है। आप 50-50 पर आ गए, आपके चांस जीतने के 50-50 हो गए। खेतड़ी जहां पर तावा पाया जाता है वो राजस्थान में सिचुएटेड है, और मलाजखंड मध्य प्रदेश में, मलाजखंड मध्य प्रदेश में है। ये लार्जेस्ट बेस मेटल माइन है दोस्तों, कहां की, इंडिया की लार्जेस्ट है ये मलाजखंड, जो मेटल है ये बेस मेटल माइन है इंडिया की, ठीक है। वहीं रक्का कहां पर है, रक्का आपकी है झारखंड में। बेलाडिला कहां पर है, बेलाडिला है आपकी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। रक्का तो खेतड़ी तांबा की माइन है, जो कहां पर है, ये कहां पर है दोस्तों, झारखंड में। और बेलाडिला आपकी दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। ये हाई ग्रेड ओर का यहाँ पर तांबा पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो 2, 3, 4, 1 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पोलर क्लाइमेट पे है, ध्रुवीय जलवायु के संदर्भ में है, निम्नलिखित में से विचार करना है। क्या है ध्रुवीय जलवायु का दोस्तों, ठीक है, क्या है, देखो निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और ये पूछा है आपको विचार करना है। नंबर 1, यह ध्रुवीय उच्च दाब पट्टी से प्रभावित होती है, यानी कि ये इन्फ्लुएंस होती है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से, जो पोलर क्लाइमेट है उसकी बात हो रही है। दूसरा है, कभी कभी इंग्लिश पढ़ लेना चाहिए क्योंकि आंसर वहां से भी निकल आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस जलवायु में ग्रीष्म ऋतु छोटी और शीत ऋतु बड़ी होती है, यानी कि शीत ऋतु लंबी और अत्यधिक शीत होती है इस पोलर क्लाइमेट में,
ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, कौन सा सही है। बोथ आर राइट आंसर, सी द राइट आंसर, दोनों ही सही है दोस्तों। क्योंकि जो पोलर क्लाइमेट है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, जो पोलर क्लाइमेट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसे हैं, वहां पर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर होगा, यानी कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर इस पोलर क्लाइमेट में होगा, जो इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, उच्च दाब पट्टियों से दोस्तों। किससे, उच्च दाब पट्टियों से ये क्या होता है, प्रभावित होता है दोस्तों। ठीक है, यहां पर जो है जो हवा है वो डिसेंड होती है कोल्ड एयर, किसके द्वारा, डिसेंडिंग कोल्ड एयर आज परसेंट इन हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके पोल्स के पास में यहां पर हवा डिसेंड होती है दोस्तों। ठीक है, और ये ड्राई कंडीशन है, स्टेबल कंडीशन, मिनिमल प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षा यहाँ नामात्र की होती है दोस्तों। क्या पर होती है, नामात्र की होती है दोस्तों। ठीक है, टेम्परेचर कई बार 40 डिग्री यानी कि -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, शॉर्ट और कूल समर होती है, ये देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वायु दाब के ऊर्ध्ववर्ती वितरण की बात हो रही है, यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर की बात हो रही है। वायु दाब के ऊर्ध्ववर्ती वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। क्या है, वायु दाब ऊंचाई के साथ घटता है लेकिन समान दर से नहीं दोस्तों। वायु दाब क्या है, वायु दाब जो है, एयर प्रेशर जो है, ऊंचाई के साथ वो डिक्रीज होता है, बट वो एक समान दर से नहीं होता है। जैसे जैसे वो अपवर्ड होगा एटमॉस्फेयर में, कई बार एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो डेंसिटी होती है, उसका घनत्व होता है जो एयर मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत थिनर होता है, यानी कि पतला हो जाता है। ठीक है, तो डिक्रीज होता है वो यूनिफॉर्म वाली कंडीशन में नहीं होता है, कभी ज्यादा कभी कम। उसका जो घटने की दर है, रेट ऑफ डिक्रीज है इन एयर प्रेशर, वो किसके द्वारा, वो टेम्परेचर ऑफ एयर का, जो तापमान है एयर का, उसके द्वारा प्रभावित होता है। वाटर वेपर कितनी है उसमें, यानी कि आर्द्रता कितनी है उसमें, उसके द्वारा प्रभावित होता है। जलवाष्प कितनी है, और उसका गुरुत्वाकर्षण बल अर्थ का कितना है, ये सारे फैक्टर्स इस पे इंपैक्ट करते हैं दोस्तों। कौन कौन से, अगर रेट ऑफ डिक्रीज का पता करना है एयर प्रेशर में, तो बहुत सारे फैक्टर है। नंबर 1 टेम्परेचर हवा का कितना है, वाटर वेपर का कितना अमाउंट है उसमें हवा में, और ग्रेविटेशनल पुल जो है आपका, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितनी है, ये सारे एलिमेंट्स क्या है। एल्टीट्यूड भी बहुत मैटर करता है कई बार, कि कितनी ऊंचाई पर है और कितना नहीं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो ज्योग्राफी का बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आता है तो आपका जीवन सफल हो जाएगा इस टेस्ट को देखने का। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कोरियोलस प्रभाव जो है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वीय बलों के कारण होता है, कोरियोलस प्रभाव की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा है फेरेल का नियम पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों के विचलन की व्याख्या करता है। कह रहे हैं कौन सा सही है दोस्तों, कौन सा सही है, देखो सेकंड इज द राइट आंसर। फेरेल का नियम जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जो पृथ्वी का क्या है, रोटेशन है, उसके कारण जो डिफ्लेक्शन ऑफ विंड होते हैं उसकी व्याख्या करता है फेरेल का नियम। लेकिन पहला वाला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया पहला वाला, कि जो कोरियोलस प्रभाव है दोस्तों, वो कोरियोलस प्रभाव क्या है, इट इज नॉट कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून। ये कोरियोलस प्रभाव पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के कारण नहीं बनता है, ये बनता है दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है गाइस, तो ये कोरियोलस जो प्रभाव है, पृथ्वी और चंद्रमा का कोई खास रोल नहीं है, ये रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मैंने पहले बताया, जो घूर्णन है पृथ्वी का अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पर, उसके कारण ये कोरियोलस प्रभाव उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। तो पहला गलत हो गया। देखो इस तरह की माइनर गलतियां हो जाती हैं एग्जाम्स में, और हम 1 2 4 6 8 10 क्वेश्चन गलत होने के बाद बैक फुट पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका ईस्ट पैसिफिक राइज, जो सागर नितल प्रसरण स्थल में से एक है। बात कर रहे हैं ईस्ट पैसिफिक राइज की, किन प्लेटों की अपसारी सीमा पर स्थित है, यानी कि किन प्लेटों की डाइवर्जेंट बाउंड्री पर स्थित है ये ईस्ट पैसिफिक राइज दोस्तों। किसकी पर है, ये प्रशांत है, कोकोस है, नजका है, उत्तरी अमेरिका, ये उनकी सीमा पर जो डाइवर्जेंट बाउंड्री क्रिएट करते हैं उनकी सीमा पर ये ईस्ट पैसिफिक राइज स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, ये ईस्ट पैसिफिक राइज एक सिग्निफिकेंट सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, जो डाइवर्जेंट बाउंड्री पर लोकेटेड होती है। कहां पर, अपसारी सीमा पर ये स्थित होती है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारी पैसिफिक प्लेट्स और बहुत सारी जो सेवरल अदर माइनर प्लेट्स हैं, जैसे कोकोस प्लेट है दोस्तों। कोकोस कहाँ है, कोकोस प्लेट है वेस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका के,
नजका प्लेट कहाँ है? वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका की, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये यहां पर दोस्तों क्या होता है, ईस्ट पैसिफिक राइज डाइवर्जेंट बाउंड्री क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिणी अपसारी प्रभाव के अनुसार यदि प्रशांत महासागर पर उच्च दाब और हिंद महासागर पर निम्न दाब हो, बात ये कह रहे हैं कि पैसिफिक ओशन में बन जाए हाई प्रेशर, ठीक है, और इंडियन ओशन में बन जाए लो प्रेशर, ठीक है, तब क्या प्रभाव होने वाला है, इसकी बात करने वाले हैं। देखिए होगा क्या, तो यहां पर दोस्तों भारत में दुर्बल दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून आपका कमजोर पड़ जाएगा इंडिया के अंदर। ये इस दक्षिणी अपसारी प्रभाव के कारण, कि जो सदर्न ऑसिलेशन है इसके कारण ऐसा होने वाला है। मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। जो सदर्न ऑसिलेशन है दक्षिणी अपसारी प्रभाव के कारण प्रशांत महासागर पे अगर हाई प्रेशर है और इंडियन ओशन पे दोस्तों अगर लो प्रेशर है, तो जो ये सदर्न ऑसिलेशन है यानी कि जो दक्षिणी अपसारी प्रभाव है ये क्या करेगा, ये जो पैटर्न है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंडियन और पैसिफिक ओशन के बीच में, उन दोनों के बीच में एक डिसरप्शन क्रिएट कर देगा, यानी कि नॉर्मल मानसून को, जो नॉर्मल मानसून होता है उस चीज को ये ब्रेक कर देगा, ठीक है, क्योंकि हाई सरफेस प्रेशर होगा कहां पर, पैसिफिक ओशन में। तो ये सदर्न ऑसिलेशन क्या करेगा, ये जो नॉर्मल मानसून का विंड का पैटर्न है उसको पूरी तरह डिसरप्ट कर देगा, और डिसरप्ट होने से जो मानसून मजबूत होना चाहिए था, प्रबल होना चाहिए था साउथ वेस्ट मानसून, वो वीक पड़ जाएगा। वो क्या पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट का इम्बेलेंस क्रिएट हो जाएगा और साउथ वेस्ट मानसून कमजोर पड़ जाएगा और ड्रॉट जैसी कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चन याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि भाई अगर लो प्रेशर बना है इंडिया के ऊपर तो ये ऐसा हो जाएगा कि मानसून तो स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं, बट यहाँ पर थोड़ी चीजें सदर्न ऑसिलेशन के व्याप से चेंज हो चुकी थी, गलत हो गया था आंसर, ठीक है, इसलिए आंसर आपका गलत हो सकता था। नेक्स्ट बात करते हैं, जब किसी अभिसरण सीमा पर दोनों प्लेटें समुद्री प्रकृति की होती हैं, यानी कि वो प्लेटें मैरीटाइम नेचर की होती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा संभावित प्रभाव हो सकता है दोस्तों। सबको पता है कि दोनों अगर प्लेटें ओशनिक हैं, ओशनिक प्लेटें हैं दोनों, तो वहां पर ट्रेंच बनती हैं, जैसे कि मैरियाना ट्रेंच बना हुआ है रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन के बराबर में। आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात। जहां पर दोनों ओशनिक प्लेटें होती हैं और दोनों के बीच में क्या होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री क्रिएट होती है दोस्तों, तो वहां पर गर्त बनती है, ट्रेंच बनती है, तो यहां पर गर्तों का निर्माण होगा, ठीक है। कई लोग इसको आंसर लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, वहां पर ट्रेंच बनेंगी दोस्तों, क्योंकि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जहां पर दो मैरीटाइम यानी कि ओशनिक प्लेटें होती हैं, वो क्या करती हैं, सबडिक्शन जोन क्रिएट करती हैं, क्योंकि सबडिक्शन की वजह से वो ट्रेंचेस बन जाती हैं, क्या बन जाती हैं, गर्त बन जाती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वहां पर डेंसिटी और टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, घनत्व और तापमान का एक डिफरेंस देखने को मिलता है, इसलिए वहां पर गर्तों का बेहतरीन निर्माण हो जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, अच्छा वहीं डाइवर्जेंट बाउंड्री होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी तो ये फीचर्स रिफ्ट वैली और मिड ओशियनिक रिज के लिए काम करेंगे, याद रखना। ये यहां पर था कन्वर्जेंट बाउंड्री, अब वहीं अपसारी सीमा होती है, ये भी समझ लो, डाइवर्जेंट बाउंड्री होती दोस्तों, तो वहां पर आपका क्या बनता, फीचर्स रिफ्ट वैली जैसे फीचर्स और उसके बाद मिड ओशियनिक जैसी चीजें क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि यहां पर एक टेंशन और क्या होता, एक टेंशन और सेपरेशन क्रिएट होता, टेंशन और सेपरेशन की वजह से वहां पर क्या बनता, वैलीज और मिड ओशियनिक रिज बनते दोस्तों। आई होप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मैं डिलीट करता हूं उसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, समुद्र से दूर स्थित स्थानों में आर्द्रता अधिक होती है। भाई आर्द्रता अधिक नहीं होगी जहां पर समुद्र नहीं होगा, जहां पर पानी नहीं होगा दोस्तों, वहां पर इवोपोरेशन कैसे होगा, जब इवोपोरेशन होगा तो वहां पर जो इवोपोरेशन से जो ह्यूमिडिटी ली जाती है, मतलब उस पानी से इवोपरेट होके जो जल वाष्प ली जाती है, वो कॉन्टिनेंट में, जहां पर कॉन्टिनेंट होंगे, ठीक है, समुद्र से दूर, वहां पर वो आर्द्रता अधिक होने का कोई चांस नहीं, वहां पर आर्द्रता कम होगी दोस्तों, क्योंकि जहां पर पानी होगा वहां आर्द्रता अधिक होगी। तो समुद्र से दूर पानी होगा नहीं, कॉन्टिनेंट होंगे, महाद्वीप होंगे, वहां आर्द्रता कम होगी। आई होप समझ रहे हैं। नेक्स्ट है, महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में दैनिक और वार्षिक तापांतर की सीमा अधिक होती है, आपने सबने जाना होगा, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, 40, 42, 45 तक पहुंच जाता है, वहीं रात के समय आपने देखा होगा टेम्परेचर गिर के
22, 23, 24 तक आ जाता है। तो ये इतना डिफरेंस करीब 50-50 डिफरेंस पहुंच जाता है महाद्वीपों में, जो कॉन्टिनेंट वाले इलाके होते हैं। बट जो ओशनिक वाले इलाके हैं वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं पाया जाता। जैसे आप बॉम्बे में देख सकते हो, सूरत में देख सकते हो, चेन्नई है, जो वेस्टर्न घाट पे हैं वहां इलाके जो पानी के पास हैं वहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल सागरीय धाराओं के प्रभावित करने वाला प्राथमिक बल माना जाता है दोस्तों? कौन से इनमें से प्राथमिक बल है? मुझे तो तीनों लग रहे हैं। देखो, सौर ऊर्जा द्वारा ऊष्मा, यानी कि जब सनलाइट आती है तो उससे ऊष्मा, हीट प्रोड्यूस जो होती है वो भी करंट्स को, जो आपकी ओशनिक करंट है उनको इंपैक्ट करती है। दूसरा, जो पवन, विंड चलती है, आपने देखा होगा लहरों के रूप में जो करंट धाराएं चलती हैं इक्वेटर से पोलर की तरफ और पोलर से इक्वेटर की तरफ। और सबसे जरूरी, कोरियोलिस प्रभाव पूरी तरह से देखने को मिलता है इन ओशनिक करंट पे, महासागरीय धाराओं पे। इसलिए 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। तीनों ही इसमें क्या है, जो प्राथमिक बल है, इट इज द प्राइमरी फोर्स ऑफ द ओशनिक करंट। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज, कोरियोलिस प्रभाव क्या होता है? इसका जो अर्थ के रोटेशन पे कोरियोलिस प्रभाव पड़ता है, जैसे अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो कोरियोलिस प्रभाव आपका 0 हो जाएगा। ठीक है क्या कि वाटर को ये डिफ्लेक्ट करता है रोटेशन के साथ, जैसे पृथ्वी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, वैसे ही कोरियोलिस प्रभाव इंपैक्ट डालता है। और ये डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि राइट साइड में डिफ्लेक्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर और क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट साइड में सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इसकी डायरेक्शन होती है कोरियोलिस प्रभाव की। ठीक है, और उसी हिसाब से डायरेक्शन ऑफ विंड्स काम करते हैं। तो आंसर आपका डी हो गया। देखो यार, इतना लंबा एक्सप्लेन कर रहा हूं, टाइम लग सकता है, बट अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है, ये भी ओशन करंट है। महासागरीय धाराओं को उनकी प्रकृति के हिसाब से, कि गर्म और ठंडी के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। देखो, गल्फ स्ट्रीम उष्ण जल धारा है। ये चैप्टर मैंने अपने कंटेंट में, अपने में वीडियो में कराया हुआ है, क्योंकि ओशन करंट से लेके मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारे पीवाईक्यूज हैं। आप जाके एक बार चेक कर लो, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छे से बाय मैप मैंने एक्सप्लेन की हुई सारी चीजें। अगर आपको पढ़ना नहीं है, नहीं करना है तो एक अलग बात है, अदरवाइज पढ़ने वाले के लिए कोई कमी नहीं है। दूसरा समझो, क्रोशियो धारा की बात करें, ये भी उष्ण जल धारा है, और गल्फ स्ट्रीम और क्रोशियो कहां बहती हैं इनकी भी बात करेंगे। अगुलास धारा, जो अगुलास धारा है दोस्तों, ये शीत जल धारा नहीं है, ये भी क्या है, वार्म करंट है। तो तीसरा को एलिमिनेट कर दो तो सारे एलिमेंट हो गए, आंसर इज ए इज द राइट आंसर। तो देखो, गल्फ स्ट्रीम, क्रोशियो एंड अगुलास, तीनों ही धाराएं क्या हैं, ये गर्म यानी कि वार्म वाटर की धारा है। कौन सी है? ये ट्रॉपिक्स टू हायर लैटिट्यूड्स, यानी कि ये ट्रॉपिक से हायर लैटिट्यूड की तरफ, यानी किधर जाती है, पोल की तरफ, पोलर की तरफ जाती है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो प्राइमरीली ग्लोबल विंड सिस्टम है वो क्या होता है, वो सोलर एनर्जी और क्लाइमेट रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, वही बात करते हैं। देखो, गल्फ स्ट्रीम दोस्तों, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जो नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है, मैं बता दे रहा हूं, माइंड में मैप को इमेजिन कर लो। गल्फ स्ट्रीम कहां है? जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको वहां बहती है दोस्तों। ठीक है, वही बात करने वाले हैं। ये जो और अमेरिका जो वार्म करंट है, ठीक है, और किसमें, अटलांटिक ओशियन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बहने वाली धारा है। दूसरा, क्रोशियो की बात करें, क्रोशियो कहां पर है, ये ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान पे पैसिफिक ओशियन में बहती है। याद रखना, कई बार पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन से रिलेटेड भी धाराएं आ जाती हैं, इसलिए मिस नहीं करना है और आपको अच्छे से पढ़ते रहना है। मैं अगुलास की बात करूं, देखो ज्यादा घेच पिच हो गई थी इसलिए हटा दिया। अगुलास करंट इंडियन ओशियन में बहती है और ये एक वार्म करंट है। ठीक है, तो ये हटा दो, बाकी का आंसर इज ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं मैप में भी दिखा सकता हूं, बट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो। नेक्स्ट, वायुमंडल का केवल एक छोटा सा भाग होने के बावजूद जल वाष्प महत्वपूर्ण क्यों है? देखो, वाटर वेपर का इतना इंपॉर्टेंट रोल है हर चीज में, चाहे वो प्रेसिपिटेशन हो, चाहे वो कंडेंसेशन हो, यानी कि सारी चीजों में इसका बहुत रोल है। मैं अगर डायरेक्ट इतनी चीजें बता चुका हूं तो आप आंसर भी लगा दो, सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, यह बादल निर्माण और मौसम की घटनाओं को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। कौन? वाटर वेपर, बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंस क्लाउड फॉर्मेशन एंड वेदर इकोसिस्टम एंड वेदर इवेंट्स। जलवाष्प आपके लिए इंपोर्टेंट है दोस्तों। जो वाटर वेपर है, यानी कि जो जलवाष्प है, ये एक स्मॉल फ्रैक्शन है एटमॉस्फेयर का, यानी कि बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट और क्रूशियल रोल निभाता है वेदर एंड क्लाइमेट में। ठीक है, किसमें? वेदर एंड क्लाइमेट में इसका सबसे ज्यादा अहम रोल है, क्योंकि ये क्लाउड्स को बनाने में,
वर्षा करने में, precipitation रेन में, स्नो के लिए, फॉग के लिए, फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मतलब जो जमता है कोहरा, एक तरीके से जो जम जाता है ना फ्रॉग ठंड में, ड्यू यानी ओस बनाने के लिए। ये जो जल वाष्प है सबसे बड़ा इवेंट है, ये सबसे बड़ा कारक है जो इन सारे चीजों में इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। 15 पे आ जाओ। तापमान व्युत्क्रमण की बात हो रही है, यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन की बात होती है। क्या है, विच ऑफ द कंडीशन प्रवेल इन दिस टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी कि तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति में कौन सी स्थिति प्रबल होती है जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है, उष्ण पवन की परत शीत पवन के ऊपर आती है। जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, तापमान व्युत्क्रमण होता है, तो होता क्या है, उष्ण पवन की परत शीत पवन के ऊपर आ जाती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि लेयर बन जाती है वार्म एयर की, जो लाई करती है कहां पर, कोल्ड एयर के ऊपर दोस्तों। ठीक है, ये कंडीशन होती क्या है तापमान व्युत्क्रमण की, ये होती है ट्रोपोस्फीयर में। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी कंडीशन क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। बादल का बनना, वर्षा का होना, बादलों का आना, जलवाष्प का होना, संघनन का होना, दीज ऑल आर इवेंट्स कहां पर घटित होते हैं, इन द ट्रोपोस्फीयर। कहां पर, ट्रोपोस्फीयर में। टेम्परेचर डिक्रीज होता है दोस्तों, टेम्परेचर गिरता है जैसे ही ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड बढ़ता है। उसका जो नॉर्मल लैप्स रेट है, यानी कि टेम्परेचर का गिरने का जो लैप्स रेट है वो है 1 डिग्री सी 165 मीटर ऊंचाई जाने पर, यानी कि आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। दिस इज द नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, अब टेम्परेचर इन्वर्जन होने के समय होता क्या है, जो नेचुरल ग्रेडियंट है दोस्तों, जो नेचुरल ग्रेडियंट है वो क्या होता है, वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, एंड टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, क्योंकि जब टेम्परेचर ग्रेडियंट रिवर्स हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, हाइट के साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये फिनोमेना काम करता है क्योंकि ये डेवलप होता है दोस्तों। तो आंसर इज सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय द्रव्यमानों के प्रमुख सोर्स हैं, क्षेत्र हैं। दिस इज टॉकिंग अबाउट वायुमंडलीय द्रव्यमान, यानी कि मेजर रीजन ऑफ एयर मासेस। किसकी बात हो रही है, एयर मासेस की। कौन से हैं दोस्तों, कौन से सोर्स हैं, किस सोर्स की बात हो रही है, ये उच्च अक्षांशीय ध्रुवीय तथा निम्न अक्षांशीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। कौन से, वायुमंडलीय द्रव्यमानों के प्रमुख सोर्स क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो एयर मासेस हैं ये लार्ज बॉडी ऑफ एयर होती हैं। ठीक है, इनमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पाया जाता है, यानी कि टेम्परेचर भी होता है और इस टेम्परेचर की वजह से ही मॉइस्चर होता है। क्योंकि टेम्परेचर होगा तो एवोपोरेशन होगा, एवोपोरेशन होगा तो जो मॉइस्चर है, जो जल वाष्प है, वाटर वेपर की होल्ड करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो उच्च अक्षांशीय ध्रुवीय तथा निम्न अक्षांशीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इनके सोर्स होते हैं, किसके, वायुमंडलीय द्रव्यमानों के, एयर मासेस के दोस्तों। ठीक है, ये मेजर सोर्स रीजन है, एक्सटेंसिव हैं, होमोजेनियस हैं, स्टेबल हैं, लो लैटिट्यूड ट्रॉपिकल रीजन जो वार्म होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता हुआ आ रहा है ये क्वेश्चन। लेटराइट मृदा, टॉकिंग अबाउट लेटराइट मृदा सामर्थ्य भारत के किन राज्यों में पाई जाती है। ये बात कर रहे हैं लेटराइट मृदा की दोस्तों। ठीक है, कौन से भागों में पाई जाती है, तीनों पार्ट है ये, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और मेघालय, तीनों जगह ये लेटराइट मृदा पाई जाती है, यानी कि 1 2 3 इज द राइट आंसर। जो लेटराइट सॉइल है दोस्तों, ये हाई एल्टीट्यूड एंड हैवी रेनफॉल वाले इलाकों में पाई जाती है। मेघालय में भी रेनफॉल होता है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इन पर भी रेनफॉल जैसी सिचुएशन बनती है और ये हाई ऑल्टीट्यूड यहाँ पर अकर करता है दोस्तों। ठीक है, ये सॉइल्स होती है जो, ये हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन होती है जहां पर ये लेटराइट सॉइल बनती है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, और ये फ्लैट इरोजन सरफेस होता है इस एनवायरमेंट का। तो कहां है, कर्नाटका, मेघालय, मध्य प्रदेश, दीज आर द मेजर स्टेट जहां पर लेटराइट सॉइल पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरी बात, लीचिंग। लीचिंग की वजह से जब बारिश होती है यानी कि वर्षा होती है तो लीचिंग की वजह से इस लेटराइट मृदा में से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, लीच कर जाते हैं और इससे जहां पर ये सॉइल बच जाती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है और न्यूट्रिएंट्स वॉश अवे हो जाते हैं इस कंडीशन के कारण दोस्तों। ठीक है, वहां पे पेबली यानी कि कंकर जैसी कंडीशन, थोड़ी सी वेट एंड ड्राई पीरियड्स होता है इस तरह की। लेकिन ये जो सॉइल है दोस्तों, आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और रेडिश ब्राउन कलर की होती है और ह्यूमस की कमी और नाइट्रोजन की कमी इस मात्रा में पाई जाती है। ठीक है,
पूरा एक्सप्लेन करने की बाद अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा से आ रहे हैं और मिस मत कीजिएगा। देखो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट बनाया है। आरओ यारो में इस तरह का क्वेश्चन आया कि भाई उष्णकटिबंधीय कौन से उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन कौन से हैं। बहुत सारे वनों के मतलब जो फ्लोरा है यानी कि वनस्पतियां हैं उसके टाइप्स हैं और उनमें से उनको पूछा है। अब बात करते हैं कौन सा, एक दो से सुन लेते हैं। देखो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर है समशीतोष्ण पर्णपाती वन यानी कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर है बोरियल फॉरेस्ट बोरियल वन और भूमध्यसागरीय वन। ये कह रहे हैं इनमें कौन कौन सी प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती हैं, आपको मैच करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। ये दोस्तों अब बात आ रहा है, ये उष्ण भी है और कटिबंधीय और वर्षा वन भी है। तो होगा क्या, ये दोस्तों जहां ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इनको टीआर ले देता हूं फिलहाल के लिए, ऐसे समझो। तो जो टीआर है आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। तो देखो मैं बात कर रहा हूं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टीआर की। दोस्तों ये हाई, सबसे बात समझो थोड़ा डिटेल में, ये हाई रेनफॉल वाले एरिया में पाए जाते हैं। कहां पर, हाई रेनफॉल वाले, जहां पे वर्षा ज्यादा होगी, क्योंकि ये वर्षा वन ही है भाई, तो रेनफॉल तो एक कंडीशन इसके लिए चाहिए ना। और रेनफॉल जहां होगी वहां ह्यूमिडिटी होगी कि नहीं होगी भाई, कॉमन सेंस हमारे पास है। ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, हाई रेनफॉल चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। और ऐसा रीजन कौन सा है, साउथ ईस्ट वाला, साउथ ईस्ट एशिया जो म्यांमार और ये जो लाओस वाला एरिया है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला जो रीजन है, और हमारे इंडियन कोस्टल एरिया है जो मानसून वाला रीजन है, कोस्टल इंडिया हो गया, वेस्टर्न घाट वाला इलाका, वहां पर ये वर्षा वन भरपूर पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, इन वर्षा वनों की होता क्या है, ये लंबे वृक्ष होते हैं, वाइन्स यानी कि लताएं होती हैं, क्रीपर्स मतलब बेल यानी कि लंबे वृक्ष, लताएं और बेल, इनमें भरपूर भर भर के पाए जाते हैं। तो ये पर हो गया 3, ठीक है। और एक घिसल पीरियड को मैं कर देता हूँ डिलीट। आप समझ गए होंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत से लोग देख के चले जाते हैं ना, तो लाइक करते हैं दोस्तों, ना सब्सक्राइब करते हैं, थोड़ा मोरल डाउन होता है। ठीक है, थोड़ा सा मोरल बढ़ाओ आप लोग। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, बी पे आ जाओ। बी पे बात करते हैं समशीतोष्ण पर्णपाती यानी कि टेम्परेट डेसिडियस। टेम्परेट से आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़े से हाई लैटिट्यूड का मामला है। ठीक है, ये कहां पर होते हैं, जहां पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है। कंडीशन कैसी है, मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशन होती है और सीजनल चेंज होते हैं। ठीक है, वहां पर जो है ओक, चेस्टनट, बर्च, ऐसी जो फ्लोराज हैं, जो प्लांट्स हैं, वो वहां पर डोमिनेंट होती है। कहां पर, जहां पर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां जो होती हैं ब्रॉड होती हैं, ठीक है, और ये सीजनल अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। पर्णपाती हैं, पर्णपाती वृक्ष जितने भी होंगे अपनी जो पत्तियां उन्हें सेड कर देंगे, यानी उन्हें गिरा देंगे सीजन बाई सीजन के हिसाब से। दोस्तों सीजन बाई सीजन के हिसाब से ये पत्तियों को गिरा देंगे। तो ओक, चेस्टनट, बर्च, ये हो गया बी, यानी कि इस पे आ गया 2। 3 और 2 किसमें, नीचे देख लो एक बार, नीचे आ जाओ पहले। 3 और 2 किसमें, सिर्फ ए में है, तो आंसर हो गया 3, 2, 1, 4, ए इज द राइट आंसर। लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम बात भी करेंगे बोरियल वनों की, पूरा समझेंगे। बोरियल को दोस्तों टैगा भी कहते हैं, बोरियल वनों को टैगा वन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, टैगा वन। और ये कोल्ड रीजन में, बोरियल समझो कोल्ड, जहां पर हाई टेम्परेचर है, पोलर इलाके के आसपास, लॉन्ग और यहाँ पे हैरेस विंटर होती है, लंबी क्या होती है, रातें होती हैं, लंबा मौसम होता है, सीजन। वेजिटेशन जो यहाँ पे डोमिनेट होगा वो होगा, जो बोरियल है, जहाँ ठंडे इलाके हैं वहां पे कॉनीफेरस ट्री, कॉनीफेरस ट्रीज होंगे। जो स्प्रूस है, फर है, पाइन है, जो चीड़ वगैरह के पौधे पाए जाते हैं, वो कहां पर, बोरियल या टैगा वनों में पाए जाते हैं। दोस्तों ये सब 0 टेम्परेचर वाला एरिया होता है। तो इस पे आ गया ए, 3, 2, 1, ये हो गया आपका बोरियल वन। देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, देखते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं भूमध्यसागरीय वन को कहते हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट। ठीक है, ये कहां पर है, ये कैलिफोर्निया है, यूएसए का पश्चिमी इलाका, चिली है, चिली मतलब साउथ अमेरिका का पश्चिमी इलाका, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो वहां पर ये भूमध्यसागरीय टाइप के वन पाए जाते हैं, कैलिफोर्निया, चिली, साउथ अमेरिका वगैरह में। कौन से होते हैं, जैतून हो गया, ठीक है, कॉर्क ओक हो गया, साइप्रस हो गया, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी कि 4 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, यानी कि 3, 2, 1, 4 इसका आंसर हो गया। वो पहले भी बता चुका हूं। बट जो भूमध्यसागरीय वन है वहां पर ड्राई समर होती है, समर में कोई वर्षा नहीं होती, बट यहाँ पर दोस्तों विंटर्स में वेट होती है, यानी कि वर्षा यहाँ पर
विंटर्स में होती है। इसलिए मेडिटेरियन फॉरेस्ट को याद रखो कि यहाँ पर ड्राई सीजन्स में ड्राई समर होती है और विंटर्स में यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, ये हो गई भूमध्य सागरीय वन। और इसी वर्षा से इंडिया में पश्चिमी विक्षोभ से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और पाकिस्तान वाले इलाके में वर्षा होती है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 19 शीतोष्ण घाट स्थल और उन पर विचार करने वाला मामला है। ये मैंने वीडियो कराया है आपको, ठीक है, ये भी कराया है। क्वेश्चन देखो, मेरे सारे वीडियो से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, ये कह रहे हैं आपको मैचिंग में कराना है। देखो प्रेरीज, प्रेरीज जो है रॉकी और ग्रेट लेक्स के बीच में पाए जाते हैं। प्रेरीज का कौन सा सही है ये सबसे पहले पढ़ लिया करो। तो जो प्रेरीज है ये टेम्परेट यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड है। कैसे हैं? शीतोष्ण घाट स्थल। जो रॉकी और जो ग्रेट लेक्स हैं, 5 ग्रेट लेक्स हैं, कौन कौन सी? SHMEO, कौन कौन सी है? मिसिसिपी हो गई, ठीक है, हिरन होगी, एंट्री और इरी होगी दोस्तों, ठीक है, और कौन सी हो गई? ऐसे आप बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट बात करते हैं, तो पेरिस कहाँ पाए जाते हैं? ये डिफरेंट नेम से पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट के हिसाब से, यानी कि जो महाद्वीप हैं वहाँ डिफरेंट अलग अलग नामों से पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, प्रेरीज को नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है, जो रॉकी माउंटेन और ग्रेट लेक्स के बीच में मैट करते हैं। स्टपीज काला सागर और मंचूरिया के बीच में होते हैं। जो स्टेपीज हैं ये कहां पर है? यूरेशिया में दोस्तों, यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया में दोनों जगह पाए जाते हैं। ब्लैक सी से लेकर, याद रखना, काला सागर से लेकर मंचूरिया बीच, कहां पर? मंचूरिया तक, ये प्लेन्स ऑफ मंचूरिया तक ये पाए जाते हैं स्टेपीज। नेक्स्ट है वेल्ड, वेल्ड कहां पाए जाते हैं? ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत और कालाहारी मरुस्थल के बीच में। बात सही है, ठीक है। क्यों? ये पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में। वेल्ड, वेल्ड जो है ड्रैकन्स माउंटेन और कालाहारी के बीच में पाए जाते हैं, यानी कि तीनों मैच हैं। बट डाउन्स क्वींसलैंड में नहीं पाए जाते। डाउन्स हालांकि पाए तो ऑस्ट्रेलिया में ही जाते हैं, बट डाउन्स दोस्तों मर्रे डार्लिंग जहां बहती हैं, मर्ले डार्लिंग जो नदियां हैं उनका बेसिन में साउथ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया यानी कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, क्वींसलैंड में नहीं। क्वींसलैंड आपका पड़ता है कहां पर? कहां पर? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर कह सकते हो? साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी कह सकते हो आप दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आंसर हो गया इसका ए, 1 2 3 इज द राइट आंसर। 20 विश्व का बाघ शब्द का प्रयोग भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जोड़ा जाता है। क्यों? क्यों? ये वर्ल्ड का ऑर्चिड लैंड की बात हो रहा है, ऑर्किड लैंड की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र फलों और मेवों के विविध वृक्षों की खेती के लिए समर्थन करता है। मेडिटेरियन रीजन है आपका, तो वर्ल्ड का ऑर्किड लैंड्स बोला जाता है। देयर हैव डाइवर्स फ्रूट एंड नट कल्टीवेशन बिकॉज दीज हैव द माइल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लाइमेट, वेट विंटर एंड हॉट ड्राई समर। हॉट ड्राई समर पहले भी बात कर चुका हूं मैं इसकी, ठीक है। यहाँ पे कौन से? ऑलिव ट्रीज हैं, पुअर सॉइल है, यहाँ पर बहुत लिमिटेड प्रेसिपिटेशन है, तो इस तरह की कंडीशन है, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल वाटरवे और उनको सुमेलित करना है, तो कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट हुगली रिवर, जो गंगा नदी से लेके भागीरथी और हुगली रिवर पे, जो इलाहाबाद से लेके जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है हल्दिया वेस्ट बंगाल तक, नेशनल वाटरवे फर्स्ट पाया जाता है दोस्तों। वहीं बात करें NH3 की, NH3 नहीं NW3, नेशनल वाटरवे 3, ये पश्चिमी तट नहर पर है। कहां पर? वेस्ट कोस्ट कैनाल पर। और कहां से कहां तक है? देखो मिस मत करो, नोट्स में नोट डाउन कर लो। कोट्टापुरम से लेके कोल्लम तक पाया जाता है। कोट्टापुरम से कोल्लम तक कहां पड़ता है? केरला में। दोनों जगह केरला में पड़ती हैं, आपके लिए शायद नहीं हो सकती हैं। कोट्टम जो है, कोट्टापुरम से कोल्लम केरला तक ये नेशनल वाटरवे थर्ड पाया जाता है, और राष्ट्रीय जलमार्ग थर्ड पश्चिमी तट नहर का हिस्सा है, ठीक है। वही नेशनल वाटरवे 4 की बात करें, ये कहां पर है? कृष्णा रिवर से लेके कहां पर? मुक्तियाला टू विजयवाड़ा, मुक्तियाला से लेकर विजयवाड़ा तक आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये कृष्णा नदी पर है। ये तीनों सही हो गए, लेकिन नेशनल वाटरवे 68 गलत है। ये नेशनल वाटरवे 68 दोस्तों ये कहां पर है? मांडोवी रिवर गोवा में है। कहां पर? मांडोवी रिवर गोवा में पाया जाता है। लेकिन तापी रिवर पे कौन सा है? नेशनल वाटरवे 100, याद रखना मैचिंग में आ जाए तो नेशनल वाटरवे 68 कहां पर है? इट हैज सिचुएटेड ऑन मांडोवी रिवर इन गोवा। एंड तापी नदी पर कौन सा है? नेशनल वाटरवे 100 गाइस, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है गाइस। 22 पे आ जाओ, यार थोड़ा लंबा खींच सकता है, जल्दी करते हैं। कौन सी विशेषता भारत में पाई जाने वाले लोह अयस्क की गुणवत्ता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करती है? आप सबको बताएगा, बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ आयरन ओर की बात हो रही है। ये है
60% से अधिक उच्च लोह सामग्री, यानी कि हाई आयरन कंटेंट एवं 60% पाया जाता है जो मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज है। कितना? 60% से ज्यादा। ये इसका आंसर हो गया, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग यानी कि रामसर स्थल और राज्य सुमिलित नहीं है? ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, सुमिलित नहीं पूछ रहा है, सब पता होना चाहिए आपको। दीपोर बिल कहाँ है? दीपोर बिल कहाँ है? असम में। दीपोर बिल कहाँ है? असम में। केवलादेव कहाँ है? राजस्थान में। नल सरोवर कहाँ है? गुजरात में। कोलेरू झील आपका तमिलनाडु नहीं, आंध्रा है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों। तो डी इज नॉट राइट आंसर। जो कोलेरू लेक है मीठे पानी की लेक है और ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, कोयला गैसीकरण द्वारा उत्पादित कोयला गैस का प्राथमिक संघटक क्या है? देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि कोयला गैसीकरण, कोयल गैसिफिकेशन की बात कर रहे हैं एंड कोयला गैस का प्राइमरी कंपोजिशन क्या है? बताइए दोस्तों क्या है प्राइमरी कंपोजिशन? क्या है? सबको पता होगा, हाइड्रोजन H2, मीथेन CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये प्राइमरी कंपोजिशन है किसका? कोयल गैसिफिकेशन का। हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कंब्यूस्टिबल गैसें होती हैं। दिस इज द आंसर इज ऑफ कोयला गैसीकरण। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिण भारत में चाय की खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है? सबको पता होगा, सबको पता होगा, अन्नामलाई और नीलगिरी वाला इलाका है जहां पर चाय चाय है दोस्तों। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, मालाबार और पूर्वी घाट भी लगा देते हैं, लेकिन अन्नामलाई इज द राइट आंसर। टी कल्टीवेशन जो है प्राइमरी कंसंट्रेशन है अन्नामलाई और नीलगिरी में दोस्तों। यहाँ पर जो भाई समझ लो कंडीशंस क्या चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ रहा है, मीन्स में तो पूछा भी गया है और प्री में भी। माउंटेन स्लोप्स होने चाहिए, स्लोप ऐसे स्टीप नहीं, स्लोप हल्के हल्के स्लोप। हाई रेनफॉल चाहिए, कितना? 150 सेंटीमीटर से अबव। ठीक है, वेल ड्रेन्ड डीप लूमी सॉइल चाहिए, कैसी? जहां पर वेल ड्रेन्ड हो, लूमी सॉइल हो और ह्यूमस की कमी नहीं हो, रिच इन ह्यूमस। हालांकि इंडिया में ह्यूमस की कमी सारी मिट्टियों में पाई जाती है, बट चाय के लिए ह्यूमस की कमी वाली खेती नहीं, वो मिट्टी नहीं चाहिए दोस्तों, ह्यूमस में रिच होनी चाहिए दोस्तों। कुछ और रीजन है मैं जिनकी बात कर लेता हूं, जैसे जल्दी लिख लो, आप लिखना चाहो तो। कार्डामोम हिल्स, कार्डामोम हिल्स, सतपुरा हिल्स, कार्डामोम, देखो कार्डामोम, सतपुरा, मालाबार कोस्ट हो गया। दीज आर द मेजर टी प्रोड्यूसर दोस्तों। इंडिया इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ टी ग्लोबली दोस्तों। इंडिया का जो एक्सपोर्ट में आफ्टर केन्या सेकंड पोजीशन में एक्सपोर्ट में पहुंच गए हम। किसको ओवरटेक किया है? ये कमेंट बॉक्स में बताइए, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से काली मिट्टी की एक प्रमुख सीमा क्या है? काली मिट्टी तो आपको सब पता होगा, मेजर लिमिटेशन ऑफ ब्लैक सी क्या है? जल धारण करने की क्षमता है क्या, या खराब जल निकासी है? देखो जल धारण तो बहुत ज्यादा, पावर इसमें पुअर नहीं, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ब्लैक सॉइल में बहुत ज्यादा है, तो पहला गलत कर दो। ह्यूमस की कम मात्रा नहीं अधिक, खराब जल निकासी, पुअर ड्रेनेज सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इस ब्लैक सॉइल में पुअर ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है, हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी है, क्लेई टेक्सचर होता है, रेगुलर सॉइल बोलते हैं, और कॉटन गन्ना जैसी खेती के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। समझ रहे हैं? इसकी मेजर लिमिटेशन में बताइए, इसकी टेंडेंसी है पुअर ड्रेनेज की। ठीक है, क्योंकि ये जो इसके सॉइल पार्टिकल है डेंस हो जाते हैं, डेंसली पैक हो जाते हैं, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये जो वाटर है स्टेगनेंट हो जाता है आफ्टर हैवी रेन्स और इरिगेशन के बाद। ठीक है, इसमें वाटर लॉगिंग जैसी एक्शन और क्रिएशन होती है। तो किसमें है? पुअर ड्रेनेज सिस्टम, खराब जल निकासी, इसका क्या है? एक लिमिटेशन है, इसका सब्जेक्टिविटी है इसकी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, पश्चिमी घाट को पार करते समय निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण, क्वेश्चन आ जाते हैं, नॉर्थ से साउथ लगाना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो भाई मैंने ऐसे याद किया हुआ, टी बी पी, टी से बोले थाल, बी से बोले भोर, पी से बोले पाल, लगा दो। क्या है? थाल, फिर भोर, फिर पाल, लेकिन 3 भोर 2 1, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉपी किया है इन्होंने कहीं से। 3 2 1 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो वेस्टर्न घाट रन पैरेलल टू इंडिया वेस्टर्न कोस्ट, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे, पश्चिमी घाट पे ये पैरेलली मूव ऑन करता है। तो मैंने बताया टीबीपी, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, मालवा पठार निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा अववाहित होता है? मालवा पठार की बात हो रही है, टॉकिंग अबाउट मालवा प्लेट्यू दोस्तों। मैं इसका अभी मैप दिखाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए मालवा पठार का, देखो कराते समय, लेकिन कराने का एक तरीका, आपकी समझ में ना घुसे, आपको विजुलाइज ना हो जाए एग्जाम में, चमक ना जाए आंखों में, तब तक ये मानना ही मत कि आपने किया है दोस्तों कुछ।
कौन सी नदियां हैं? मालवा प्लेट्यू पे तीनों नदियां हैं दोस्तों, चंबल, केन और बेतवा। तीनों नदियां क्या हैं? तीनों नदियां अपवाहित होती हैं मालवा प्लेट्यू में। अब मैं मैप दिखाता हूं आपको गाइस, ठीक है। देखो गाइस, अब आ गए हम मैप पे। ये है चंबल, चापुर चंबल, ठीक है। ये है आपकी बेतवा हो गई, ठीक है। ये आपका मालवा प्लेटू, ये पूरा इलाका जो है मालवा प्लेटू के अंडर में आता है, ठीक है। ये सतपुड़ा है, ऊपर नर्मदा बह रही है। नर्मदा, कई क्वेश्चन कई बार आता है कि नर्मदा और सतपुड़ा के बीच में क्या है, ठीक है। तो देखो, ऊपर नर्मदा है, उसके बीच में सतपुड़ा, उसके नीचे तापी और नीचे है विंध्य पर्वत, ठीक है। ये रन ऑफ कच्छ का इलाका है, ये अरावली रेंज होगी, ठीक है। ये सारा मैप है जहां मालवा प्लेटू है, चंबल, बेतवा और कैन। ये सोन नदी भी बहती है, याद रखना। सोन जो है अमरकंटक से निकलती है, वो सोन नदी भी बहती है और गोदावरी का कुछ पार्ट भी बह रहा है। अगर ये एड ऑन कर दिया जाए तो कुछ गलत नहीं है। तो चंबल, बेतवा और कैन तीनों क्या है? मालवा प्लेटू पर फ्लो करती हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। ये देखो गारो, खासी, जयंती, सब एक एक चीज एक्सप्लेन की जाएगी दोस्तों, ठीक है। बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए, ठीक है गाइस। तो इसमें चंबल, केन, बेतवा तीनों नदी दिखाई है। 1 2 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो यही क्वेश्चन आने वाले हैं, इनमें से हर क्वेश्चन आपको मिलने को होगा, मिस मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, दक्कन पठार छोटा नागपुर पठार से किसके द्वारा अलग होता है? देखो, दक्कन प्लेट्यू को छोटा नागपुर पठार से अलग करने की बात हो रही है। ये एक भ्रंश रेखा के द्वारा, एक फॉल्ट लाइन के द्वारा दक्कन जो पठार है दोस्तों, दक्कन प्लेट्यू को अलग कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। इसका भी मैं मैप दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। एक फॉल्ट है वहां पर, कौन सा? एक फॉल्ट लाइन बनती है दक्कन और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच में, ठीक है। दक्कन प्लेट्यू दोस्तों दो जियोलॉजिकल रीजन्स हैं अलग अलग। एक तो दक्कन प्लेट्यू हो गया जो दक्कन में है, ठीक है, और एक छोटा नागपुर है। ये एक फॉल्ट लाइन यानी कि जो फ्रैक्चर है अर्थ का, क्रस्ट का, उसके द्वारा अलग हो गए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है? क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी है, यानी कि जास्कर के उत्तर में पूछ रहा है। अब देखो क्रम, देखो श्रेणियों का कौन कौन सी है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इस तरीके से नॉर्थ से साउथ क्रम है दोस्तों। अब ये कह रहे हैं कि जास्कर के उत्तर में क्या है, तो जास्कर के उत्तर में क्या है? लद्दाख रेंज, लद्दाख श्रेणी जास्कर के उत्तर में सिचुएटेड है दोस्तों, ठीक है। और लद्दाख, वो जो जास्कर श्रेणी है, ये ग्रेट हिमालय रीजन का पार्ट है। किसका? बृहत हिमालय रीजन का पार्ट है दोस्तों, ठीक है। और इसके नॉर्थ में हिमाद्री है जो इसके पैरेलली मूव करती है, और उसी हिमाद्री में क्या है? उसके साउथ में लद्दाख रेंज पड़ती है। कौन पड़ती है? लद्दाख रेंज पड़ती है दोस्तों, ठीक है। और ये जो रेंज है कहां पर लोकेटेड है? नदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दोस्तों, ठीक है। तो लद्दाख रेंज कहां पर है? जास्कर रेंज के नॉर्थ में है, ठीक है। ये हाई एल्टीट्यूड और यहाँ पर वर्षा की सबसे कम वर्षा होती है और रग्ड माउंटेन टोपोग्राफी पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। मैप में भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, वेट करो। देखो गाइस, ये है आपका काराकोरम, ये है कुल्लू माउंटेन, ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये है ग्रेट हिमालय जहाँ पर सारी चीजें, ये नंदा देवी, ये कामेत, ये धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये मकालू, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी लगाने को आ जाता है, मैं इसलिए दिखा रहा है आपने, ठीक है। ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसलिए। तो ये केटू कहाँ पड़ती है? काराकोरम में, लद्दाख के किसमें? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। नीचे आपका जास्कर है, तो ये ग्रेट हिमालय में पड़ती है। नीचे शिवालिक हो गया, ये बीच में ये वाला लघु हिमालय दोस्तों, लघु हिमालय के साउथ में शिवालिक पड़ गया, ठीक है। ये इधर नामचा वर्मा, ये ब्रह्मपुत्र रिवर इधर है, ठीक है। ये आपका क्या है? हिमालय का पार्ट है दोस्तों। ये धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, इनका याद रखना, कामेत, नंदा देवी, ये कैलाश है, ठीक है। तो ये केटू है। तो ये पूरा मैप हो गया आपका, मैं दिखा रहा हूं। तो ये लद्दाख और जास्कर के नॉर्थ में क्या है? कौन सा रेंज है? जास्कर के नॉर्थ में कौन सा है? लद्दाख रेंज। ये आपके नॉर्थ में क्या है? लद्दाख, ये वाली। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 31, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। मतलब आपको फसल और सीजन बताने, आरो यारो में ऐसा क्वेश्चन आया है, मिस मत करो। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, थोड़ी थोड़ी गलतियां करके बड़ी गलतियां बनती हैं, बड़े क्वेश्चन गलत होते हैं और एक्यूरेसी ब्रेक होती है। चलो, जौ दोस्तों रबी की फसल है क्या? सीजनल पूछ रहे हैं, कौन सा सही सुमेलित है? यस, जौ रबी की फसल है, ठीक है। कदन बोलते हैं मिलेट्स को, मिलेट्स को खरीफ की फसल है। और वाटरमेलन जायद की फसल है, ठीक है। वाटरमेलन हुआ, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, लाइक दैट, दीज आर द जायद। और मिलेट्स क्या है? मिलेट्स होगी आपकी, कौन सी होगी? मिलेट्स खरीफ फसल होगी, यानी कि आंसर इज
1 2 3, ठीक है, 1 2 3 इज राइट आंसर दोस्तों। अच्छा, जो रबी क्रॉप है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, काट लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। वही मिलेट्स की बात करें और कौन कौन से हैं, बाजरा है आपका, इसी में ज्वार है, बाजरा ज्वार मिलेट्स ये खरीफ फसल है, कौन सी, खरीफ की फसलें जो मानसून के सीजन में उगाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि रेन को सफिशिएंट रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, इसके लिए साउथ वेस्ट मानसून सबसे बेहतर कंडीशन लाता है, ठीक है। वही बात करें जायद की, ये क्या है, इंटर सीजन पीरियड में होती है, रबी और क्रॉप के बीच में, मार्च से जून के बीच में। चलो नेक्स्ट पढ़ो, भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल, ठीक है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाईलाइटेड है इसलिए आने के चांस हैं, गॉट इट। देखो, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना कब हुई, 1986 में हुई, ठीक है। देखते हैं, मुख्यालय नोएडा में, देखते हैं जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित होता है। कौन से इनमें से सही है, कौन से सही है दोस्तों, कौन से सही है, देखो, भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में हुई, बात सही है। 27 अक्टूबर 1986 को इसको क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है, ठीक है, सेकंड वाला सही है, ठीक है दोस्तों। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवे, जिसके हेड करते हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनकी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। तो तीसरा गलत हो गया, तीसरा गलत तो सब हटा दो, ए इज द राइट आंसर, 1 और 2 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। 33 क्वेश्चन आपका क्या है, 33 पाओ, पूर्वी घाट के संबंध में वेरी इंपोर्टेंट, निम्नलिखित कदमों पर आपको विचार करना है। ईस्टर्न घाट्स की बात हो रही है इस समय, क्या है, ये 600 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ एक सतत पर्वत श्रृंखला है, कैसा है, एवरेज एलिवेशन है इसका 600 मीटर और कंटिन्यूअस माउंटेन है, भाई ऐसा नहीं है नॉट कंटिन्यूअस है, तो पहले को यहीं गलत कर दो। ये महानदी नदी के दक्षिण से, जो महानदी है उसके दक्षिण से नीलगिरी पहाड़ियों तक पूर्वी तट के समानांतर चलता है, कौन सा सही है, देखो ये वाला सही है, बी इज द राइट आंसर, पूर्वी घाट की बात हो रही है। अब थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, ये कंटिन्यूअस नहीं है दोस्तों, और इसका जो एवरेज एलिवेशन है अराउंड 600 मीटर है, ये बात सही है। ये जो डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस लो हिल है दोस्तों, ठीक है। ईस्टर्न घाट ईस्ट कोस्ट में पहली मूव करता है महानदी के दक्षिण से, और कहां तक, नीलगिरी हिल्स तक दोस्तों, ठीक है। ईस्टर्न घाट इंटरसेक्ट होता है बहुत सारी नदियों से, महानदी है गोदावरी कृष्णा कावेरी, जो क्या करती है, फ्रेगमेंटेशन क्रिएट करती है, ठीक है। और ईस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, जो 1501 मीटर की है, कहां पर, ईस्टर्न घाट में दोस्तों। और भी बहुत सारी हैं, महेंद्रगिरी पड़ती है उड़ीसा में, न्यामगिरी उड़ीसा में, नल्लामला आंध्र प्रदेश में, कुल्लीमलाई ये, और पंचीमलाई कहां पर है, पंचीमलाई तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मौसम और उनकी अवधि की बात हो रही है। शीत ऋतु दोस्तों, शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक पड़ती है क्या, कौन सा सुमेलित नहीं है, सही है, शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, मई और उत्तर में जून तक पड़ती है, क्या सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ, मई से अगस्त, नहीं यही गलत है। दक्षिण पश्चिम मानसून आपका कब आता है, 1 से 15 जून के आसपास केरला के तट पर हिट करता है, तभी आता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून का जो प्रत्यावर्तन है, प्रत्यावर्तन मतलब रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून है, वो अक्टूबर नवंबर है दोस्तों। क्या डी सही है, सी सही नहीं है, सी इज द रॉन्ग आंसर। निम्नलिखित पर विचार करना है, महाद्वीपीय मार्जन के जिग्सॉफिट, कोयला और जीवाश्म वनस्पति का वितरण और पुराचुंबकत्व किन्हें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समर्थन करने के लिए प्रमाण माना जाता है। दे आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखो, जिग्सॉफिट ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जन देखा होगा आपने, जहां पर अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था कि बहुत सारी लाइन है, जैसे कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका ऐसे लगते हैं कि एक पजल के द्वारा अलग कर दिए गए हैं। आप देखिए जरा, अफ्रीका का टेढ़ा सा मुंह है, वहां से जो गिनी की खाड़ी पड़ती है, और ऐसा लगता है कि आप उसको आराम से साउथ अमेरिका को उसमें घुसेड़ दोगे, तो वो ऐसे लगेगा एक पूरा कॉन्टिनेंट तैयार हो जाएगा, तो सही है। पहला जो जिग्सॉफिट है, जो कॉन्टिनेंट मार्जिन की बात करता है, वो सही है। दूसरा है कोयला और जीवाश्म वनस्पति का वितरण, सही है। ये सिमिलर जो फॉसिल्स पाए गए यहाँ पर, जो वनस्पतियां पाई गई हैं, जैसे कि इंडिया और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में लेमूर पाए गए हैं, ठीक है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे क्या है, लेमूर है, वहां की कॉयल डिपोजिट्स हैं, वहां पे वेजिटेशन है। ये भी क्या करता है कि ऑब्वियस है कि ये किसी गोंडवाना बैंड का पार्ट रहे होंगे। वैसे ही पैलियोमैग्नेटिज्म, दिस इज पुराचुंबकत्व। क्या है दोस्तों, जो मैग्नेटिक मिनरल्स हैं,
जो अलाइन करते हैं, जैसे अर्थ के पास्ट मैग्नेटिक पोल्स से वो अलाइन करते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। तीनों ही राइट आंसर है, आंख बंद करके 1 2 3 लगा दो। नेक्स्ट आ जाओ, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात हो रही है। समुद्र तल के प्रसार और पुराचुंबकत्व यानी कि पैलियोमैग्नेटिज्म की संयुक्त व्याख्या के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अभी बात की है प्लेट टेक्टोनिक्स दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक्स को जाना जाता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव एक जियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। गॉट इट? दोनों को एक्सप्लेन करता है, प्लेट टेक्टोनिक्स को ही एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अनियमित भू आकृतियां और आंतरिक बाह्य बलों के कारण पृथ्वी की गतिशील संतुलन की निरंतर स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? यानी कि डिस्क्राइब द अर्थ कांस्टेंट स्टेट ऑफ डायनेमिक बैलेंस ड्यू टू इर्रेगुलर लैंडफॉर्म्स एंड इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज द समस्थानिक आइसोस्टेसी। क्या बोलते हैं? आइसोस्टेसी। समस्थानिक इज द बेस्ट वर्ड फॉर दैट। क्या है समस्थानिक? क्या होता है दोस्तों? जो अर्थ का शेप है दोस्तों, जहां पर एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक यानी कि बाह्य और आंतरिक बल काम करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है जो पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट रोटेशन कर रही है और सन के चारों ओर रिवोल्यूशन कर रही है। ये एक फोर्स बराबर काम करता है क्रस्ट के ऊपर, जो बैलेंस करता है इस चीज को दोस्तों, और ये टर्म कहलाता है आइसोस्टेसी। यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जो मेंटेन करती है अर्थ के क्रस्ट को। ठीक है, और उसकी जो इर्रेगुलर लैंडफॉर्म्स हैं उनको दोस्तों तो क्या कहते हैं? समस्थानिक। नेक्स्ट है, पूर्वांचल शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? पूर्वांचल क्या है? क्या है दोस्तों पूर्वांचल? पूर्वी भारत की तटीय पहाड़ियां हैं क्या पूर्वांचल? पूर्वी भारत की तटीय पहाड़ियां या ब्रह्मपुत्र घाटी से आगे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हैं? देखो यहां पर कंफ्यूज होगा, लेकिन ये बी इज द राइट आंसर। जो ब्रह्मपुत्र घाटी है उसकी पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों को द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया बियॉन्ड द ब्रह्मपुत्र जॉर्ज। 38 का बी पूर्वांचल कहते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो ब्रह्मपुत्र के बियॉन्ड है दोस्तों। ठीक है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय वहां पर पाई जाती है, उनको कहते हैं पूर्वांचल शब्द उनके लिए यूज किया जाता है। 500 से 3000 मीटर इनकी ऊंचाई है सी लेवल से। बहुत सारी पहाड़ियां जिनकी बात करूं जैसे मिसमी है, पटकाई बुम है, नागा, मणिपुर, मिजो एंड त्रिपुरा हिल्स दोस्तों। ठीक है, वही मेघालय प्लेटू पे पाई जाती है बहुत सारी। नेक्स्ट बात करते हैं, भाबर क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाबर क्षेत्र क्या है? इसमें सूक्ष्म जलोढ़ निक्षेप होते हैं या तराई के स्तर से नीचे स्थित होता है। क्षेत्र में धाराएं प्राय भूमिगत हो जाती हैं या प्रतिवर्ष नदियों में बाढ़ आती है। ये भाबर रीजन की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखो जो भाबर रीजन है ये हर साल इसमें नदियों में बाढ़ आती है। यानी कि ये जो भाबर है जिसे बोलते हैं क्या? पूर्वांचल बोलते हैं इसको। पूर्वांचल क्या कहते हैं? भाबर नहीं यार, गलत हो गया। इस क्षेत्र में धाराएं प्राय भूमिगत होती हैं। क्या कहती हैं? भूमिगत होती है। गलत हो गया, यहाँ बाढ़ नहीं आती है। ये जो धाराएं हैं स्ट्रीम्स ऑफन गो अंडरग्राउंड इन दिस रीजन, क्योंकि भाबर वाले क्षेत्र में जो नदी निकलती है वो कंकड़ पत्थर के बीच में होकर आ जाती है। सॉरी गाइस, इस क्षेत्र में धाराएं प्राय भूमिगत हो जाती हैं भाबर रीजन में, जो करीब 10 से 15 किलोमीटर वाइड होता है। ठीक है, लोकेटेड है आउटर स्लोप्स में, यानी कि शिवालिक के आउटर में, जिन्हें बोला जाता है कि इनके साउथ में जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाले इलाके में, जहां पर कंकड़ पत्थर और कुछ कोर्स यानी कि कुछ सैंड पाई जाती है, बालुका मिट्टी वगैरह पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो क्षेत्र में धाराएं प्राय भूमिगत हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी भारत के युवा वलित पर्वतों की विशेषता नहीं है? जो कौन से? यंग फोल्ड माउंटेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की बात हो रही है। कौन सी नहीं है दोस्तों? ये हिमनद झीलों और हिमक्षेत्रों की उपस्थिति सही है। एक समान ऊंचाई वाले धीरे धीरे ढलान वाले भूभाग, ठीक है, देखते हैं। ट्रांस हिमालयी नदियां द्वारा खुदी हुई गहरी घाटियां, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय वनों से अल्पाइन घास के मैदानों तक वनस्पति में भिन्नता, ये भी ठीक है। आंसर इज बी, एक समान ऊंचाई वाले धीरे धीरे ढलान वाले भूभाग नहीं पाए जाते दोस्तों। लेकिन जेंटली स्लोपिंग रेन विद यूनिफॉर्म हाइट नहीं होता है दोस्तों। ऐसा क्यों? जो यंग फोल्ड माउंटेन है नॉर्दर्न इंडिया में, वो क्या है? बोल्ड एंड शार्प फीचर होते हैं उनके, शार्प होते हैं, बोल्ड एंड शार्प फीचर। जैसे टावरिंग पीक होगी यानी कि टावर जैसी पीक होगी, जैसे राकापोसी है। ठीक है, हाई माउंटेन पासेस हैं। ठीक है, पर्सपिटियस रिवर वैलीज हैं। तो ये सारे रीजन पाए जाते हैं। एक समान ऊंचाई वाला कोई भी इलाका वहां नहीं पाया जाता दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर पश्चिम में यानी कि नॉर्थ वेस्ट में स्थित निम्नलिखित में से किस पर्वत दर्रे ने भारत और मध्य एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया है? ये बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिम में स्थित है, भारत और मध्य एशिया के बीच में। ये था दोस्तों खैबर दर्रा।
खैबर दर्रा था जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में सिचुएटेड था, जो बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेटेजिकल एंट्री पॉइंट हुआ करता था, जहां से हम सेंट्रल एशिया के लिए मूव करते थे अपने व्यापार के लिए दोस्तों। ठीक है, हिंदुकुश माउंटेन में यह है, कहाँ, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को ये खैबर दर्रा कनेक्ट करता है अफगानिस्तान। श्रीलंका को निम्नलिखित में से क्या भारत से अलग करता है, बताइए क्या करता है। यह मन्नार की खाड़ी, सबको पता होगा, मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और इंडिया को अलग करती है। जो वहां पर दो नैरो वाटर बॉडीज है, नंबर एक पाक स्टेट और दूसरी गल्फ ऑफ मन्नार। जो पाक स्टेट है दोस्तों, उसकी बात करता हूँ। पाक स्टेट यानी कि पाक स्टेट जो है वो तमिलनाडु का जो कोस्ट है और जाफना डिस्ट्रिक्ट है जो नॉर्थ श्रीलंका का उसके बीच में पड़ता है ये पाक स्टेट। और गल्फ मन्नार कहां पर है, ये पाक स्टेट के साउथ में, जहां पर लक्षद्वीप सी है इंडियन ओशन में, वहां पर ये पड़ती है गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले डेल्टा बनाती हैं। टॉकिंग अबाउट किसकी बात हो रही है, किसकी हो रही है, डेल्टा की। सबसे पहले नर्मदा तापी, उनको एलिमिनेट कर दो, माही भी नहीं बनाती। और इंद्रावती, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, ये इंद्रावती का भी, और महानदी, कृष्णा और, हाँ ये चारों, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी चारों नदियां बनाती हैं। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, पूरब की तरफ बहती हैं बे ऑफ बंगाल में और फर्टाइल डेल्टा का निर्माण करती हैं दोस्तों। ठीक है, फर्टाइल डेल्टा का निर्माण करती हैं। वहीं नर्मदा और तापी एस्चुरी का निर्माण करती है, जो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में अरेबियन ओशन में, अरेबियन सी में बहती हैं, जाकर गल्फ ऑफ कच्छ के पास आके। वहीं घग्गर और इंद्रावती की बात करूं, ये गंगा और इंद्रावती जो है किसकी, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है। घग्गर किसकी है, गंगा की। घग्गर जो है गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, इसलिए ये नदियां भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इंद्रावती महानदी में, सॉरी इंद्रावती गोदावरी में, और घग्गर गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, 44, भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के संदर्भ में है क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड से पढ़ते हैं गाइस। देखो, भारत गंगा जो ब्रह्मपुत्र मैदान है मूल रूप से एक भू समकालिक अवसाद था, यानी कि इंग्लिश में पढ़ लिया करो, ये एक जियोसिंक्लाइनिक डिप्रेशन था। बिल्कुल बात कायदे की, मुझे इंग्लिश पकड़ के समझ में आ गई। जो हिमालय पर्वत निर्माण के तीसरे चरण के दौरान काफी विकसित हुआ था, या तीसरे चौथे चरण में मत कंफ्यूज होना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सही होते हैं। क्यों, ये ऑब्वियस है कि भाई भू समकालिक जो अवसाद था उसकी वजह से ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बना। इस मैदान में जलोढ़ निक्षेप की औसत गहराई 100 से 200 मीटर तक है। यहाँ इंडिया मात खा गया, क्योंकि मात खाने की वजह यह है, ये इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र से तो बने हैं, पर इसकी जो डिपोजिट है उनकी जो गहराई है, एवरेज डेप्थ 1000 से 2000 है। एक जीरो हटा दिया इन्होंने, ये बेवकूफी कर दी है। ए इज द राइट आंसर, एक राइट आंसर। एवरेज डेप्थ 1000 से 2000 मीटर है, याद रखना 1000 से 2000 मीटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। मैंने अभी बताई थी, अगर आपको नहीं पता तो आप बेवकूफी कर रहे हो। कौन सी थी, हालांकि नहीं, इसमें से नहीं है, पूर्वी घाट की बात हो रही है, मैंने अभी ऊपर बताई थी। कौन सी, बताइए आंसर करके। यह है जिंदगढ़ा, इसमें आंसर में जिंदगढ़ा है, जो पूर्वी घाट की, दक्कन किसकी, पूर्वी घाट की डिसकंटिन्यूअस माउंटेन होते हैं, और पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है इसमें वो है जिंदगढ़ा। हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट कितनी है, 1690 मीटर है दोस्तों। ठीक है, वही बात करें इनमें से और देख लो। उसके बाद नंबर 2 पे है कौन सी, अरमाकोंडा। अरमाकोंडा है 1680 मीटर, गलीकोंडा 1643 और सुनकरामेत्ता 1620 मीटर है। और देवमेली ये कहां पर है, देवमाली ये 1672 मीटर है, जो उड़ीसा की हाईएस्ट पीक है। उड़ीसा, समझ रहे हैं आप, ठीक है, ये उड़ीसा की सबसे हाईएस्ट पीक है दोस्तों। ठीक है, गलीकोंडा ये सब हो गया, और जिंदगढ़ा सबसे है 1690 मीटर। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, फंस जाओगे आप। नेक्स्ट, हिमालय पर्वतमाला का अभिविन्यास विभिन्न क्षेत्रों में बदलता रहता है। ठीक है, किस क्षेत्र में हिमालय मुख्य रूप से पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है, कौन सा है जहां पर ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में हिमालय स्थित है, ये सिक्किम में। सिक्किम में हिमालय जो है दोस्तों पूर्व पश्चिम दिशा में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से कहां पर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। दार्जिलिंग और सिक्किम में ऐसा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अरुणाचल में क्या है, अरुणाचल में जो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट, ऐसे देखो, साउथ वेस्ट से नॉर्थ नहीं, ऐसे ऐसे नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से खड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 47 पे आ जाओ। भारत के उत्तरी मैदान के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। भाबर क्षेत्र शिवालिक गिरपाद के समांतर फैली हुई एक संकीर्ण पेटी है, जहां नदियां गोलास में जमा करती हैं। क्या करती हैं, गोलास में, यानी कि डिपोजिट बाउल्डर से लेके आती हैं, ये सही है। शिवालिक के साउथ में भाबर। तराई पेटी मुख्य रूप से एक शुष्क क्षेत्र है जो भाबर के दक्षिण में स्थित है। तराई पेटी दोस्तों क्या है,
भाबर के साउथ में है ये बात सही, यानी कि भाबर इधर है, उसके साउथ में तराई पाया जाता है, लेकिन वो शुष्क क्षेत्र कैसे हो सकता है? ये 10 से 20 किलोमीटर है, ठीक है, मार्सी और स्वैम्पी कंडीशन है, बिल्कुल भी ड्राई रीजन नहीं है वहां पर। क्या है? शुष्क नहीं है, गीला है, ये हटा दो। तो आंसर इज ए, सेकंड गलत हो गया, आंसर इज ए। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार और इसके आसपास की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा है? कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही है, कौन सा है? पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है और यह अधिक अवृत है। कैसा है? कंटिन्यूस, यानी कि पश्चिमी घाट कंपेरिजन टू पूर्वी घाट कंटिन्यूस इलाके है, कंटिन्यूस तरीके से बना हुआ है। डी इज द बेहतर आंसर है इसका। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करना है। भारतीय मरुस्थल की विशेषता, जो डेजर्ट है उसका एक शुष्क जलवायु है, कम वर्षा है, बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले रेतीले टीले और बरखान है। बहुत सही है, बिल्कुल सही है। लूनी नदी जो भारतीय मरुस्थल के उत्तरी भाग से होकर बहती है, एक अल्पकालिक नदी है। अल्पकालिक मतलब एफीफेरमल, कैसी है? एफीमरल रिवर है दोस्तों, नहीं एफीमरल रिवर नहीं है। ये क्या है? सेकंड गलत होगा, सेकंड गलत होगा, पहला सही है कि वहां पर रेत के टीले और बरखान है। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। लूनी की बात करते हैं। लूनी दोस्तों कैसी है? उत्तरी नहीं, सदर्न पार्ट में बहती है, याद रखना, कंफ्यूजन यही है। दक्षिणी भाग में बहती है लूनी, सदर्न पार्ट में फ्लो करती है ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये क्या है? क्या है? ये डेजर्ट में एक एफिमरल रिवर है, अल्पकालिक नदी है दोस्तों। ये ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन बहती है, बाकी के टाइम पर ये ड्राई रहती है दोस्तों। क्या रहती है? ड्राई। ये पेरिनियल फ्लो नहीं है, ऑल टाइम फ्लो नहीं करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है अरी यानी कि रेडियल अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है? कौन सी है दोस्तों? सोन नदी, जो अमरकंटक के पठार से निकलती है, ये रेडियल फ्लो बनाती है। रेडियल जो ड्रेनेज पैटर्न है, ये कहां पर? सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट से चारों दिशाओं में, यानी कि एक ये पहाड़ी है उससे चारों दिशाओं में नदियां निकलती हैं, उसे कहते हैं रेडियल अपवाह तंत्र, जो फ्लो आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये क्या कहते हैं? सारी डायरेक्शंस में फ्लो करती हैं, उन्हें कहते हैं रेडियल पैटर्न। तो कौन सी है? प्रोमिनेंट एग्जांपल की बात करूं, नर्मदा, सोन, महानदी, याद रखना ये आते हैं क्वेश्चन। ये सारी नदियां दोस्तों अमरकंटक प्लेट्यू जो सेंट्रल इंडिया में वहां से निकलती हैं, और दीज ऑल रिवर्स हैज बीन सेंट्रल पॉइंट एंड फॉर्मिंग ए क्लासिक रेडियल पैटर्न। अमरकंटक से निकलने वाली नदियां हैं नर्मदा, सोन और महानदी, रेडियल पैटर्न बनाती है, समझ गए? नेक्स्ट, नदियां और उसका उद्गम स्रोत है, कौन सा क्वेश्चन है? 51। झेलम, झेलम कहां से निकलती है? झेलम निकलती है पीर पंजाल में वेरीनाग झरना से, याद रखना 3, जहां 3 है सब हटा दो बिना 3 वाले। चिनाब, चिनाब कहां निकलती है? चिनाब निकलती है दोस्तों आपकी कहां से? चंद्र और भागा के संगम से, इनका संगम होता है कहां पर? कन्फ्लुएंस होता है, प्यार मोहब्बत होती है चंद्र और भागा की, वहां से निकलती है। 3 4 कहां है? ए इज द राइट आंसर। ब्यास निकलती है रोहतांग दर्रे के निकट और सतलज मानसरोवर के निकट राकस्थान से। राक्षस नहीं, राकस्थान बोला जाता है कई बार। आंसर 3 4 2 1 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। झेलम रिवर दोस्तों मैं एक बात कर लूं, ये वेरीनाग के स्प्रिंग झरने से निकलती है, कहां पर है? पीर पंजाल रेंज के फुट में दोस्तों, उनके पीर पंजाल के फुट वाले इलाके में, उनके नीचे साउथ में से सिचुएटेड है। और साउथ ईस्टर्न पार्ट पर कश्मीर वैली, कहां पर? साउथ ईस्टर्न पार्ट पर इसके कश्मीर वैली पड़ती है, और ये श्रीनगर होते हुए बुलर लेक से पहले कहां पर? पाकिस्तान में एंटर कर जाती है एक नैरो जॉर्ज के थ्रू दोस्तों। कौन सी? झेलम को एक्सप्लेन कर रहा हूं। चिनाब पे आ जाओ, चिनाब रिवर, ये चंद्रभागा, यहाँ पर कन्फ्लुएंस है चंद्र और भागा का। तांडी जो केलोंग है हिमाचल में, तांडी से निकलती है, तांडी के पास में ये TANDI, केलोंग हिमाचल में ये निकलती है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? ये इंदस, सिंधु की। कौन सी? चिनाब रिवर। किसकी? इंदस की, सिंधु की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कौन? चिनाब रिवर दोस्तों। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट व्यास। देखो इसलिए बता रहा हूं, ये नदियां आती हैं और नदियां आगे चली जाती हैं, आपका क्वेश्चन गलत होता है। नेक्स्ट ब्यास की बात करते हैं। ब्यास ऑरिजिनेट होता है ब्यास कुंड से, रोहतांग पास के पास में। एल्टीट्यूड है यहाँ पे 4000 मीटर का हाईएस्ट एल्टीट्यूड, कुल्लू वैली में। कहां पर फ्लो होती है? कुल्लू वैली में, और कुल्लू वैली होते हुए पंजाब के प्लेन्स में एंटर कर जाती है। कौन सी? ब्यास रिवर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं सतलज। सतलज रिवर राजस्थान जो मानसूबर में तिब्बत में वहां से सिचुएट होती है, और ये 4555 मीटर, इन सभी नदियों में सबसे हाइट से यही बैठती है दोस्तों। कहां पर? इसको वहां पर लांग चेन खम्माम भी बोला जाता है। इट एंटर इनटू इंडिया बाय द थ्रू द सिपकला पास एंड भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा मंदिर जो तैयार किया था नेहरू गवर्नमेंट में, उसके सिपकला पास के थ्रू होते हुए ये भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट के रोल में सबसे अहम भूमिका निभाती है सतलज नदी। तो आंसर इज क्या हो गया? 3 4 1 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
उत्तराखंड के निम्नलिखित पंच प्रयाग हैं, दिस इज द पवित्र संगम यानी कि होली कॉन्फ्रेंस है उत्तराखंड के। आपको उत्तर से दक्षिण लगाने भाई साहब, नानी याद आ जाएगी, नॉर्थ नॉर्थ से साउथ लगाओ, सबको पता होना चाहिए। सही अनुक्रम क्या है, क्रोनोलॉजी कितनी पूछ रहा है, सही अनुक्रम लगाने नॉर्थ से साउथ दोस्तों, ठीक है। वैसे तो इन्होंने खुद ही सही आंसर दे दिया है। सबसे पहले नॉर्थ में याद कर लो विष्णु प्रयाग, उसके बाद है आपका नंद प्रयाग यानी कि बी से विष्णु, विष्णु गए नंदी जी के पास नंद प्रयाग, फिर कर्ण के पास गए, कर्ण को इन्होंने बहुत सारे दान दिए, कर्ण प्रयाग गए। उसके बाद आगे रुद्र प्रयाग यानी कि रुद्र रूप दिखाया इन्होंने, कहां पर, कौरवों के युद्ध में। उसके बाद रुद्र प्रयाग के बाद कुद यानी कि जब पांडव युद्ध जीत गए तो ये बन गए देव प्रयाग। इस तरह से याद कर लो, ठीक है। तो ये कहा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। आंसर इज 1 2 3 4 5 यानी कि 1 2 3 4 5 इज द राइट आंसर दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई, जो पंच प्रयाग हैं ये 5 जो सेक्रेड पवित्र नदियों के कन्फ्लुएंस में उत्तराखंड में, ठीक है। और ये जो सारे हैं वो मर्ज होते हैं अलकनंदा रिवर में। कहां पर, अलकनंदा, ठीक है। और अलकनंदा क्या होती है, जो फॉर्म करती है गंगा को, कहां मिलती है गंगा, अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है देवप्रयाग में तब बनती है गंगा, हमारी गंगा पवित्र मातेत्मानंदी, ठीक है। ये सारी रिलीजियस इंपोर्टेंट साइट्स हैं, इनकी बात करते हैं। अब विष्णु प्रयाग की बात करने वाले हैं, जहां पर अलकनंदा किससे मिलती है, धौलागिरी से। मैं ऐसे बता रहा हूँ, धौली गंगा से अलकनंदा में मिलती है विष्णु प्रयाग में, और ये नॉर्दर्न मोस्ट कन्फ्लुएंस बनाती है। कहां पर, 1372 मीटर की ऊंचाई पर। और इसके पास में क्या है, बद्रीनाथ। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, बद्रीनाथ सिचुएटेड है विष्णु प्रयाग के, कहां पर, बद्रीनाथ। पिक्चर भी एक बद्रीनाथ वहां पर देखोगे तो विष्णु प्रयाग है। तो यहाँ पे अलकनंदा किसके, धौली गंगा के साथ कन्फ्लुएंस करती है, संगम करती है, और बद्रीनाथ के पास में है। अब मैं थोड़ा मिटा दूं क्योंकि घिसड़ पिछड़ आपको इरिटेट करेगी। अब आते हैं अपन नंद प्रयाग पे। नंद प्रयाग क्या है, नंद प्रयाग समझो, यहाँ अलकनंदा नंद से नंदाकिनी से मिलती है, अलकनंदा नंदाकिनी रिवर से मिलती है। कर्ण प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा पिंडार से मिलती है, पी मतलब पिंडार, ठीक है। उसके बाद रुद्र प्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है, किससे, मंदाकिनी से दोस्तों। और उसके बाद अलकनंदा जहां देव प्रयाग में मिलती है, मैंने पहले बताया कहां पर, भागीरथी से और गंगा मिलती है। और ये सबसे देवप्रयाग सदर्न मोस्ट है, जहां सदर्न मोस्ट देवप्रयाग है, तो आप वैसे भी आंसर एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 53। देखो यार, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, गले भी सूख रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आते हैं और गलत हो जाते हैं तो बुरा लगता है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 53 है, नमामि गंगे कार्यक्रम में मुख्य स्तंभ कौन सा नहीं है इनमें से। तो नदी यानी कि यहाँ पर जो रिवर फ्रंटल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, डैम कंस्ट्रक्शन, सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डैम तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एलिमिनेट कर दो। अब बांध निर्माण, कॉमन सेंस भी यूज हो जाएगा कई बार। अब मैं नमामि गंगे पे आता हूँ। नमामि गंगे प्रोग्राम पे आंसर मैंने दे दिया सी। जून 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम आया। इसका बजट था 20,000 करोड़ रुपए। कंजर्वेशन करना और रिवर गंगा को रिजर्वेनेशन करना इसका काम था, ठीक है। इस प्रोग्राम में कौन कौन से मेन पिलर है मैं बता देता हूँ। नंबर 1 ये वाला, सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। दूसरा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट क्रिएट करना। तीसरा, रिवर सरफेस क्लीनिंग करना, समझना। चौथा, बायोडाइवर्सिटी। पांचवा, एफॉरेस्टेशन। छठा, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयर हो, गंदी ना करे, जो बहुत सारी मतलब रिचुअल्स के नाम पे कुछ भी फेंक देते हैं उसमें ना, गंगा नदी में या कहीं भी, ऐसा नहीं करना चाहिए। पांचवा छठा जो भी है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, जो गंदा पानी जाता है इंडस्ट्री का वो नहीं जाना चाहिए। और पांचवा छठा सातवां आठवां जो भी है, गंगा ग्राम। ये भी क्वेश्चन आया है कि क्या नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर में गंगा ग्राम डेवलप किए जाएंगे। यस बॉस, किए जाएंगे। आंसर इज क्या हो गया, सी। बांध निर्माण का कोई प्रयोजन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नर्मदा और तापी नदियां, मैं पहले भी बात कर चुका हूं। नर्मदा और तापी नदियों में से किस भौगोलिक विशेषता से जुड़ी हुई है, बताइए। रिफ्ट वैली में बहती है, आंख बंद करके आंसर कर दो। दोनों वेस्टवर्ड बहती हैं, वेस्टवर्ड पश्चिम में अरेबियन सी में, कहां पर, गल्फ ऑफ कच्छ के पास जाके, खंबात के पास जाके ये क्या हो जाती है, गिर जाती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और बिंद और सतपुड़ा रेंज के बीच में बहती है। कौन सी नर्मदा, देखो ऐसे, बिंद और सतपुड़ा के बीच में यहाँ बहती है नर्मदा, ठीक है। और मार्बल रॉक्स एंड धुआंधार फॉल्स इसी पर पड़ते हैं। तापी कहां से, मुल्ताई जो मध्य प्रदेश का इलाका है, मुल्ताई से निकलती है और टेक्टोनिक रिफ्ट वैली में बहते हुए वेस्टवर्ड ट्रेजेक्टरी में बहते हुए अरेबियन सी में जाके मोहब्बत कर लेती है, गिर जाती है दोस्तों, ठीक है। एस्ट्री बनाती है दोनों नदियां, याद रखना। एल निनो पर घटना, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, यूपीएससी का फेवरेट। एल निनो पर घटना की बात कर रहे हैं, भारतीय मानसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
देखते हैं क्या पढ़ता है। अल नीनो कौन से कथन सही है ये भी पढ़ लो। अल नीनो दोस्तों पेरू के तट पर, साउथ अमेरिका में पहुंच जाओ, मैप में दिमाग में इमेजिनेशन कर लो। तो एल नीनो पेरू के तट के निकट एक गर्म समुद्री धारा के प्रकट होने से जुड़ा हुआ मामला है और ये भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण को बाधित करता है। अभी हिंदी में समझ में नहीं आया, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण तो इंग्लिश में बता दूं। इट इज डिस्टर्ब द इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड रिड्यूस द मरीन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है गाइस, तो ये हो गया समुद्री जैव विविधता का ह्रास करता है। ठीक है, दूसरा प्रबल अल नीनो जो होता है परिघटनाएं भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, सबसे ज्यादा वर्षा इसी मानसून से होती है इंडिया में, साउथ वेस्ट मानसून से, उसके आगमन को विलंबित कर सकता है, बात सही है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून अगर कमजोर पड़ा तो इंडिया में अल नीनो के आने से सूखा पड़ जाती है, बरसात नहीं होती। ला नीना जो है भारी बरसात कराता है, उसका उल्टा है। ठीक है, और मानसून वर्षा के दीर्घकालिक पूर्वानुमान को प्रभावित कर सकता है। कह रहा है कौन से सही है, दोनों सही है, बोथ आर राइट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। अल नीनो को समझना जरूरी है दोस्तों, मानसूनी परिघटना है और हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों आंसर सही है, सी द राइट आंसर। देखो अल नीनो क्या है, पेरुवियन कोस्ट का जो ईस्टर्न वाला इलाका है, पूर्वी वाला, वहां पर ये वार्म ओशियन करंट है। ठीक है, और उस रेंज करती है उस सी टेम्परेचर को करीब 4 से 5 डिग्री सी। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया हुआ है 22-23 में शायद, कि ये उस टेम्परेचर को करीब 10 डिग्री सी तक बढ़ा देती है। हमने आंसर शायद सही लगाया था, वहां आयोग ने गलत कर दिया, तो ये मैंने देखा एनसीईआरटी में, तो ये 4 से 5 डिग्री सी तक टेम्परेचर बढ़ा देती है और ये डिस्टॉर्शन करती है इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को, जिससे क्या होता है, जो सी वाटर का जो इवेपोरेशन होता है, जिससे साउथ वेस्ट मानसून मजबूत होता है, उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है और इवेपोरेशन में कमी पड़ जाती है और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इस किसका, अल नीनो का दोस्तों। ठीक है, और ये 5 से 12 दिन डिले हो सकता है, कितना, 5 से 12 दिन तक ये डिले हो सकता है साउथ वेस्ट मानसून दोस्तों, और इसका डायरेक्ट एंड मीजरेबल इंपैक्ट इंडियन मानसून पर पड़ता है और सूखा जैसी कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट आओ, कथन ए और कारण ए की बात हो रही है। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक जलवायु अवरोध बैरियर का कार्य करता है। क्या है, क्लाइमेट बैरियर। ठीक है, मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही है शायद, यह मध्य एशिया से आने वाली शीत पवनों को रोकता है और मानसूनी पवनों को उपमहाद्वीप के अंदर ही अपनी नमी छोड़ने के लिए बात करता है। दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है। ये पश्चिमी विक्षोभ का कारण है जो मेडिटेरियन सी से ये शीत ऋतु वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये प्रिवेंट करते हैं कोल्ड ड्राई एंड विंड फ्रॉम द एंटरिंग इंडिया बिकॉज इट हैज ट्रैपिंग द मोस्ट मॉइस्ट मानसून विंड, जो कहां से लीड होती है, मेडिटेरियन सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, ITCZ अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की बात हो रही है, कौन सा सही है दोस्तों, कौन सा सही है, ये है ITCZ भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, वहीं अल नीनो प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। ठीक है, ITCZ जो इक्वेटर के करीब कहां पर बनता है, इक्वेटर के 0 से 20 डिग्री तक, यानी कि कहां पर 0 से 20 डिग्री, 5 से 8 20 डिग्री तक ये बन जाता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन दोस्तों। ये एक लो प्रेशर वाला बेल्ट होता है, लो प्रेशर वाला इलाका है ITCZ, जो नियर द इक्वेटर बनता है, जहां पर दोस्तों ITCZ में ट्रेड विंड यानी कि व्यापारिक पवनें दोनों हेमिस्फीयर में नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ज होती हैं। कहां पर कन्वर्ज होती हैं, ऐसे ट्रेड विंड चलती हैं, कन्वर्ज होती हैं बिकॉज यहाँ पर एयर राइज होती है और दोस्तों क्लाउड फॉर्मेशन बनते हैं, पर्सिपिटेशन होता है ऑल टाइम। मेरी बात समझ रहे हैं आप, बरसात होती रहती है दोस्तों। और ये जो ITCZ है ये नॉर्थ और साउथ दोनों में शिफ्ट होता रहता है, क्यों और कैसे, इसकी बात करेंगे। ITCZ नॉर्थवर्ड यानी कि उत्तर में शिफ्ट हो जाता है जब नर्दर्न गोलार्ध में समर होती है, गर्मी होती है। ठीक है, नर्दर्न हेमिस्फीयर में करीब ये 20 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री नॉर्थ तक पहुंच जाता है, क्यों, ये नर्दर्न यानी कि उत्तर में शिफ्ट हो जाता है करीब गंगेटिक प्लेन के आसपास, और ये मानसून ट्रफ को फॉर्म करता है दोस्तों। ठीक है, ये जो ट्रफ्स बनता है ये हेल्प करता है थर्मल लो प्रेशर वाले एरिया का, और जो लो प्रेशर एरिया है जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे, ऐसे समझो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लो प्रेशर जोन बन जाता है, जो मॉइस्ट वाली जो ट्रेड है, ट्रेड विंड है, उनको अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, और यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में ये अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, मॉइस्ट ट्रेड विंड अट्रैक्ट होती है कहां पर, सदर्न हेमिस्फीयर में। कॉरियलिस फोर्स की वजह से ये क्या करती हैं, ये विंड डिफ्लेक्ट हो जाती है। कॉरियलिस फोर्स का भी ITCZ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉरियलिस फोर्स है, कॉरियलिस बल आता है दोस्तों, इसमें क्या है, ये विंड डिफ्लेक्ट होती है कहां से,
इट हैज ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। और ये जो साउथ वेस्ट से दोस्तों, साउथ वेस्ट से यहाँ से नॉर्थ वेस्ट में दोस्तों, कहां पर, नॉर्थ वेस्ट में से, और ये जो अट्रैक्ट करती है क्या, मॉइस्ट विंड्स को, और इसी के कारण साउथ वेस्ट मानसून आता है दोस्तों। और इज ए क्रिटिकल कंडीशन फॉर इंडियाज समर रेनफॉल। और विंटर में जो जाड़े आते हैं तब सूर्य जाड़ों में कहां पहुंच जाता है, मकर रेखा पे, कैप्रिकॉन पे, तब आईटीसीजेड साउथवर्ड, कहां पर, दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट हो जाता है, और विंड की कंडीशन रिवर्स हो जाती है, और वहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून क्रिएट होता है, और सीजनल शिफ्ट होता है आईटीसीजेड का, और ये इसलिए सेंट्रल रोल प्ले करता है इंडियन मानसून सिस्टम में। यही कहानी में बताने की एक कोशिश कर रहा था। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल, क्या नाम है, कुंचिकल जलप्रपात है, कितना है, 1493 फीट, करीब 393 के 293 मीटर के आसपास है दोस्तों। कितना, 393 मीटर के आसपास है ये। कितना जलप्रपात कुंचिकुल है, 1493 फीट के आसपास। ठीक है, कहां पर है ये, कौन सी नदी पर है, वराई नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकुल, जो कहां पर है, ये मस्तीकट्टे विलेज में, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। और किस नदी पर है ये, वराही रिवर पर है दोस्तों, जो कहां पर ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, और डेंस फॉरेस्ट से होते हुए कहां पर गिरती है, इस वाटरफॉल में कैस्केडिंग करती है दोस्तों, किसमें, कुंचिकल जलप्रपात में दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर, कुंचिकल वाटरफॉल, मस्तीकट्टे विलेज में, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। नेक्स्ट बात करते हैं, स्थानीय वर्षा और तूफान, उनकी विशेषता की बात हो रही है। मैंगो सावर दोस्तों, ब्लॉसम सावर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बोरदाइसला, लू, अब लू तो आपको पता होगा उत्तर भारत में ही चलती है, कहां पर, उत्तरी मैदानों में गर्म शुष्क हवाएं हैं, लू, ये एक इज द राइट आंसर। लू पे हो गया एक, लू पे क्या हो गया, एक, यानी कि डी पर आ गया आपका एक, यहां लगा दो एक, तो किस पे है, उनको एलिमिनेट कर दो भाई, सब पे ही एक है, क्या एलिमिनेट करोगे, खाक। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, मैंगो सावर क्या होता है, मैंगो सावर दोस्तों प्री मानसून सावर होते हैं, कहां पर, प्री मानसून वर्षा होती है, कर्नाटका और केरल वाले इलाके में, कर्नाटका और केरल वाले इलाके में जो वर्षा होती है प्री मानसून, उसको कहते हैं मैंगो सावर। ए पर आ गया, यानी कि दो। ब्लॉसम सावर जो होती है वो क्या होती है, ये अर्ली समर रेनफॉल लाता है केरला और कहां पर, कॉफी वाले इलाकों को ट्रिगर करता है, उसे बोलते हैं ब्लॉसम सावर दोस्तों। केरल में कॉफी जो बागान है दोस्तों, कौन से, कॉफी बागान में उसके ग्रीष्मकाल प्रारंभिक वर्षा के लिए सहायक होती है ये कौन सी, ब्लॉसम सावर, यानी कि 4 हो गया। यानी कि जो अर्ली समर रेनफॉल है केरला में कॉफी के खेतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बोरदाइसला। बोरदाइसला क्या है, ये है थंडर स्टॉर्म आसाम में, आसाम में शाम की आंधी तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा को क्या कहते हैं, बोरदाइसला, यानी कि 3, क्या हो गया, आंसर इज 2 4 3 1, 2 4 3 1 इज द राइट आंसर, 2 4 3 1 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। लू, इंटेंस, हॉट एंड ड्राई विंड होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, करकट, तेलहर और मुक्खा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित हैं। तो करकट, तेलहर और मुक्खा जलप्रपात दोस्तों कहां पर है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर में है दोस्तों ये, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कैमूर पहाड़ियों पर ये स्थित है। मिर्जापुर और सोनभद्र, याद रखना, मिर्जापुर और सोनभद्र वाले डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में ये फैले हुए हैं। लार्जेस्ट सेंचुरी बनाते हैं स्टेट की कैमूर, कौन सी, कैमूर दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ये वाटरफॉल है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में उष्णकटिबंधीय कंटक वनों से संबंधित नहीं है, मतलब जो ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट है इंडिया में उनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, हिमाचल प्रदेश, यहीं पे पहाड़ी इलाका है, यही हो गया, सी इज द राइट आंसर। देखो, सेमी एरिड रीजन और जो एरिड रीजन है, ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट वाले रीजन है, उन्हें सेमी एरिड रीजन कहते हैं। यहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, उस इलाके को बोला जाता है ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट या सेमी एरिड रीजन। ये राजस्थान, गुजरात हो गया, साउथ वेस्ट पंजाब भी हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बहुत सारा पार्ट इसी में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व सम्मिलित नहीं है। नॉकरेक कहां है दोस्तों, नॉकरेक कहां पर है, नॉकरेक मेघालय में है, सही है। दिहांग दबांग कहां है, अरुणाचल में, तो बी ही मैचिंग नहीं है, बी इज नॉट मैचिंग, तो बी इज द गलत हो गया। पंचमढ़ी कहां है, मध्य प्रदेश में, अगस्त्यामलाई केरल में है। तो दिहांग दिबांग कहां पर है, दिहांग दिबांग दोस्तों आपका कहां पर है,
अरुणाचल प्रदेश में। पार्ट ऑफ द अपर सियांग इन द वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में है, तो बी इज द रॉन्ग आंसर, बी इसमें गलत नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बता देता हूँ, क्योंकि कई बार ये आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट सुन लो, देखो भैया, लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नाम है, डेट ऑफ डेजिग्नेशन और लोकेशन स्टेट। पूरा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा बताऊंगा। नीलगिरी, साइज भी देख लेना कौन कितना बड़ा है। देखो गल्फ ऑफ मन्नार सबसे बड़ा है, एक नंबर पे मैं बता दूं साइज के हिसाब से गल्फ ऑफ मन्नार सबसे बड़ा है। उसके बाद नंबर 2 पे सुंदरबन दिख रहा होगा आपको, सुंदरबन गल्फ ऑफ मन्नार नंबर 1, सुंदरबन नंबर 2 दिख रहा है। और नंबर 3 पे कौन सा दिख रहा है आपको? नंबर 3 पे कौन सा है? देखो नीचे से आओ, कोल्ड डेजर्ट, भाई कोल्ड डेजर्ट नंबर 3 पर है, ठीक है। इसमें जो दिख रहा है देखो कच्छ उससे भी बड़ा है, कच्छ सबसे बड़ा है इस हिसाब से, तो कच्छ आ गया नंबर 1 पे, इस तरीके से देख लेना, ठीक है। और बाकी की और बात करते हैं। अब आ जाओ नीलगिरी पे, 5520 क्या है ये, इसका एरिया है स्क्वायर किलोमीटर नीलगिरी का। 1986 में ये डेजिग्नेट हुआ, थोड़ा पतला कर लेता हूँ, 1986 में। और ये कहाँ पर है? वायनाड जो केरल इलाका है, नागारजुल, बंदीपुर, मधुमलाई, नीलम्बूर, साइलेंट वैली एंड द सुरवानी हिल्स, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका वाले इलाके में है ये नीलगिरी। कहाँ पर? केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु वाले इलाका में 1986 में इसको डेजिग्नेशन मिला। दूसरा है नंदा देवी, नंदा देवी जो है नीलगिरी से बड़ा है, 5860। सबसे बड़ा मुझे लग रहा है जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें नंदा देवी ही है। मतलब डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट उनको, गल्फ ऑफ मन्नार इनको छोड़ दिया जाए, गल्फ ऑफ कच्छ को, तो ठीक है। ये 1988 में, कब? नीलगिरी के 2 साल बाद। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है नंदा देवी वहां पड़ता है, चमोली देवी पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, ये वहां पर पड़ता है। तीसरा है नौकरेक, 820 स्क्वायर किलोमीटर, 1988 में, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ गारो हिल्स में पड़ता है ये, मेघालय में। चौथा मानस है, मानस 2837 है, 1989 में इसको मिला दर्जा, ठीक है। ये कहां पर है? कोकराझार, बोंगाईगांव, बरेपटा, नलबरी, कामरूप और दरांग डिस्ट्रिक्ट है ये आसाम की। कहां पर है? आसाम में। सुंदरबन 9630, ठीक है, ये 1989 में डेजिग्नेट हुआ। कहां पर है? गंगा के डेल्टा में, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार दोस्तों, 10,500, कितना है? 10,500। नेक्स्ट 1989 में इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ मन्नार, कहां पर? रामेश्वरम से लेके नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी तक, साउथ ऑफ तमिलनाडु के साउथ में पड़ता है ये। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार, 850 स्क्वायर मीटर, 1989 में। सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान का, किसका? अंडमान एंड निकोबार का। उसके बाद है सिमलीपॉल 8वें नंबर पे, 4374 स्क्वायर किलोमीटर, 1994 में हुआ। पार्ट ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, कहां पर है? उड़ीसा में। थोड़ा बड़ा कर दूं, दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिब्रू सुखवा 765, 1997 में। पार्ट ऑफ डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है आसाम में। दियांग दबांग की बात हो रही है, कहां पर है? 5111, ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। कहां पर दिखाया है? जो सलार मूवी है उसमें दिखाया है, ठीक है। मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? दियांग दबांग, ठीक है, दियांग दबांग की बात हो रही है। ये कहां पर है? 5111 है, 1998 1998 में। पार्ट ऑफ अपर सियांग, वेस्ट सियांग, दिबांग वैली में है। कहां पर पड़ता है? ये इसी की बात हो रही थी, डिस्ट्रिक्ट है इसका अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है पंचमढ़ी, 4981 है, 1999 में। पार्ट ऑफ बैतूल, कहां पर है? बैतूल में, मध्य प्रदेश में दोस्तों, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कंचनजंगा है 2619, 2000 में इसको डेजिग्नेट किया। कहां पर है ये? नॉर्थ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अगस्तामलाई 3500 है, कहां पर है? 2001 में। तिरुनेलवेली कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। तिरुवनंतपुरम में, कोल्लम एंड कहां पर है? पठान मथिया डिस्ट्रिक्ट केरला में। अचानकमार और अमरकंटक 2005 में। अनूपपुर एंड द डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहां पड़ता है, छत्तीसगढ़ में है ये। नेक्स्ट कच्छ की बात करें दोस्तों, कच्छ क्या है? कच्छ काफी बड़ा है, सबसे बड़ा कच्छ है वैसे, 12,454। ये क्या है? 2008 में। पार्ट ऑफ कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर पाटन डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट 770 है, 2009 में। पिन वैली नेशनल पार्क सराउंडिंग है इसके। चंद्रताल एंड द सरचू एंड द किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल में। शेषाचला में 4755, 2010 में। कहां पर है? ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न कहां पर है? चित्तूर एंड कडप्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। पन्ना कहां पर है? 2998, 2011 में। पार्ट ऑफ पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों कोल्ड डेजर्ट कच्छ, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबन को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा जो है बड़ा जो है बायोस्फीयर एरिया वाइज वो है नंदा देवी, ठीक है, 5860, शायद किसी में नहीं है, नंदा देवी सबसे बड़ा है, ठीक है। नंदा देवी कितना है?
7 से बड़ा, जो 4 मैंने हटाए उनको छोड़ के। नंबर 1 पे लिख लो नंदा देवी है, नंदा देवी। उसके बाद है 5700, कौन सा, नहीं ये उसके बाद नीलगिरी है 5520 नंबर 2 पर, कौन सा है, नीलगिरी। नीलगिरी के बाद है दोस्तों दियांग दबांग नंबर 3 पे 5111, ठीक है। नंबर 3 पे दियांग दबांग हो गया। और नंबर 4 पे कौन सा होगा, 5000 के आसपास देखो कोई है क्या, 4981, उससे बड़ा कुछ नहीं। नंबर 4 पे आपका कौन, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी है नंबर 4 पे, नंबर 4 पे है पंचमढ़ी, ठीक है। ये 4 नंबर बहुत है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा भाई, दियांग दिबांग, ये चौथे नंबर का है, ये बात होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर आ गया आप 63 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां यमुना नदी के बाएं तट से मिलती है। देखो याद रखना भाई, लेफ्ट और राइट का बहुत चक्कर है, क्योंकि देखो लेवल बढ़ चुका है कंपटीशन का, इसलिए आप ध्यान रखना। तो बाएं हाथ पे जो लेफ्ट पे ट्रिब्यूटरीज है कौन है, कौन है, कौन है दोस्तों, याद रखो। चंबल बेतवा कैन कौन सी है, चंबल बेतवा कैन, दिस इज द, और सिंध राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये याद रखो। यहाँ मार जाते मात, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अब मैं बताऊं जो बाएं हाथ पे है, तो इसमें से निकाल दो, चंबल हट गई, केन यहां से हट गई, रिंद, सेंगर और बरौन, इंपोर्टेंट है। जो लेफ्ट बैंक की यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन है, रिंद, सेंगर और बरौन। और चंबल, ठीक है, बेतवा, केन और सिंध क्या है, ये ऑरिजिनेट होती है कहां से, पेनिनसुलर प्लेटू से, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, किसकी, यमुना की, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक और है इसमें, हिंडन रिवर, हिंडन, रिंद, सेंगर और बरौना, हिंडन रिवर, हिंड क्या है, हिंड रिवर, हिंडन, ठीक है, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जो गाजियाबाद के पास आके मिलती है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पहाड़ियां पलक्कड़ दर्रे, जो पलक्कड़ दर्रा है उसके पूर्ण दक्षिण में, यानी कि पूर्व से एंटायरली साउथ ऑफ पलक्कड़ गैप, कौन सी पहाड़ियां हैं जो पलक्कड़ के दक्षिण में दोस्तों, कौन सी हैं, कार्डामम और इलायची पहाड़ियां। कार्डामम और इलायची पहाड़ियां जो हैं, जो लो माउंटेन पास हैं ये वेस्टर्न घाट में, ये सेपरेट होते हैं नीलगिरी हिल्स से नॉर्थ में। कहां पर, नीलगिरी हिल्स के नॉर्थ में पड़ती है फ्रॉम द सदर्न हाई रेंज से दोस्तों, ठीक है। और ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं नदर्न एंड द सदर्न सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट का दोस्तों, ठीक है। कार्डामम हिल्स की बात करें, ठीक है, तो जो पलक्कड़ घाट है दोस्तों वो क्या है, एक लो माउंटेन पास है जो वेस्टर्न घाट में पड़ता है। नीलगिरी हिल जो है इसके नॉर्थ में पड़ती है, और जो सदर्न हिल्स हैं जिनकी बात कर रहे थे हम, कार्डामम इलायची, ये कहां पर पूर्ण तरह दक्षिण में पड़ती है, ठीक है, साउथ ऑफ पलक्कड़ के। ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है आपका, कौन सा, पलक्कड़, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। और यहाँ क्या होता है, प्लांट, टी, कॉफी और टीक, बम्बू वगैरह ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। वही बात करें, जो पेरियार, जो केरला में पेरियार, पेरियार यानी कि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दोस्तों, ठीक है, जो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। कौन सी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला में है। तो नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी हिल्स जो है वो कहां पड़ती है, नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी हिल्स कहां है, ये नॉर्थ में पड़ती हैं, किसके, नदर्न फ्रिंज ऑफ द पलक्कड़ गैप के। याद रखना, पलक्कड़ गैप के ये नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी नॉर्थ में है, और साउथ में क्या है, कार्डामम, साउथ में कार्डामम इलायची पहाड़ियां पड़ती हैं, ठीक है। वही बात करें, अन्नामलाई एंड पलानी रेंज जो है बहुत ज्यादा क्लोज है, वेरी क्लोज टू दिस गैप, एंड दे डू नॉट लाई एंटायरली टू इट साउथ, समझ रहे हैं। पलानी है और जो अन्नामलाई है ये इस गैप के, जो पलक्कड़ गैप के बहुत क्लोज हैं, नियर क्लोज, नेक टू नेक क्लोज हैं, बट पूरी तरह एंटायरली साउथ में नहीं पड़ती, वो सिर्फ कार्डामम और इलायची खाने वाली पहाड़ियां ही पड़ती हैं, ठीक है। आंसर इज डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में, पूर्व से पश्चिम, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया आपका पूर्व, व्यवस्थित करना है, करो भाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है उत्तराखंड में भी आया हुआ है दोस्तों, लगाओ, पूर्व का सही उत्तर चुनना है। पूर्व में सबसे पहले पूर्व वाली लिखनी है यहाँ पे, जो पूर्व में पड़ती है, कौन सी है, सतलज, ठीक है। उसके बाद ब्यास, उसके बाद रावी, उसके बाद चिनाब, उसके बाद झेलम। यानी कि जो सतलज रिवर है वो सबसे ईस्टर्न मोस्ट है, यानी कि वेस्ट में नहीं है, इधर पड़ेगी ये सबसे ज्यादा, ऐसे एक मिनट में इधर से लगाऊं, सतलज रिवर दोस्तों सबसे ईस्ट में है, इधर सतलज इधर है सबसे ईस्ट में, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस की, सिंध की, जो राकस लेक से पाकिस्तान में शुरू होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये कहां पर, सिपगला पास से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है और इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब में बहती है सतलज रिवर। नेक्स्ट, ब्यास,
सतलज के बाद ब्यास। ये कहाँ, ब्यास कौन से, रोहतांग पास से हिमाचल में निकलती है और कुल्लू वैली बहते हुए सतलज रिवर में मिल जाती है हरके पास। कहाँ पर, ब्यास रिवर हरके डैम के पास, हरके बांध के पास पंजाब में मिल जाती है। और ये क्या है, ये वेस्ट ऑफ सतलज बहती है, यानी कि सतलज के वेस्ट में है और रावी के ईस्ट में, तो रावी के ईस्ट में और सतलज के वेस्ट में हो गई, इधर से बता रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ रावी पे। रावी क्या है, ये 12 बांगल जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना रावी की बात कर रहा हूँ। रावी जो है बड़ा बंगल जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहां से निकलती है हिमाचल से, और ये कहाँ बहती है, पंजाब स्टेट्स में बहती है, और ये चिनाब रिवर में जाकर, कहाँ पर, चिनाब में जाकर अल्टीमेटली मिल जाती है। और ये स्मॉलेस्ट, इन जो 5 ट्रिब्यूटरी हैं, सतलज, चिनाब, रावी, जिनाब, झनाब, इनमें से सबसे छोटी ट्रिब्यूटरी है रावी। रावी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दैट 5 ट्रिब्यूटरीज, जो इंडस में फ्लो करती हैं और फॉर्म करती हैं पंजाब एंड वेस्ट ऑफ ब्यास बहती है दोस्तों। अब आते हैं चिनाब पे। ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, कौन सी, चिनाब, यानी कि यहाँ अब रावी के वेस्ट में आ गई चिनाब। ये अपर कोर्स में इसको चंद्रभाग कहते हैं, लोअर कोर्स में इसको, यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में बहती है और पाकिस्तान में एंटर कर जाती है साउथ वेस्ट बहती हुई। एलुअल प्लेन्स पंजाब में एंटर करती है, झेलम के पास जाकर नियर झेलम में ज्वाइन करती है, कहां पर, नियर त्रम्मू में फाइनली मर्ज हो जाती है सतलज में दोस्तों, कहां पर, सतलज में। ठीक है, उसके बाद आती है झेलम, क्या आती है, झेलम रिवर। झेलम आ जाओ चिनाब के वेस्ट में, और ऑरिजिनेट होती है कहां पर, वेरीनाग स्प्रिंग से कश्मीर वैली में, और झेलम फ्लो करती है जम्मू कश्मीर होते हुए श्रीनगर से पास होती है वोलर लेक में दोस्तों, एंटर द पाकिस्तान, एक जॉर्ज के थ्रू गिलगित के पास पर पाकिस्तान में ये एंटर कर जाती है झेलम रिवर। और चिनाब रिवर जो ज्वाइन करती है कहां पर, झांग के पास। ठीक है, और सबसे वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरीज है इंडस की दोस्तों। ठीक है, कौन सी, झेलम रिवर। तो ये होगी सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। आई होप समझ गए होंगे। आंसर इज 1 2 3 5 4। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिम से पूर्व, फिर से पश्चिम से पूर्व, इस बार वेस्ट से ईस्ट लगाना है। ऊपर मैंने अभी अभी बताया था, सबसे पहले पड़ेगी आपकी कौन सी, कामेत, जो त्रिशूल होती है कामेत, सबसे पहले क्या है, कामेत। उसके बाद नंदा देवी दिखाई दी, उसके बाद धौलागिरी और माउंट अन्नपूर्णा लास्ट में दिखाई दी। ठीक है, अब बात करते हैं, आंसर आपका आ गया डी। डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं कामेत पे आ जाओ, कामेत पे आ जाओ, समझ लो भाई, यहां से क्वेश्चन आएंगे, गलत करने का चांस नहीं होगा आपके पास, मौका बार बार नहीं आता। कामेत, ये दोस्तों जो कामेत है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में स्थित है, और जो ईस्टर्न वाला पार्ट है गढ़वाल का, वहां पर सिचुएटेड है। कहां पर, कामेत लाई करता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द गढ़वाल हिमालय के, और ये पूर्वी और पश्चिम कामेत ग्लेशियर्स के बीच में सराउंडेड है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कामेत के बाद नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी दोस्तों 2 पीक मैसिव्स के बीच में, कहां पर, उत्तराखंड में। ठीक है, ईस्ट में है कामेत पीक, जो बॉर्डर बनाती है चमोली, याद रखना, चमोली, बागेश्वर और पिथौरा का डिस्ट्रिक्ट से, ये क्या है, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो नंदा देवी होगी। उसके बाद आता है धौलागिरी। तो धौलागिरी है, ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ पोखरा नेपाल में है, याद रखना, कहां पर, नॉर्थ वेस्ट ऑफ पोखरा, यहां पर नेपाल में। धौलागिरी जो है, इसको हाईएस्ट माउंटेन बोला जाता है आफ्टर द, यानी कि हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड बिफोर माउंट एवरेस्ट वाज एक्यूरेटली मेजर, यानी कि जब तक माउंट एवरेस्ट को एक्यूरेट नहीं मेजर किया गया था, तब तक धौलागिरी सबसे हाईएस्ट, आपकी सबसे क्या थी, हाईएस्ट माउंटेन थी। उसके बाद धौलागिरी के बाद आ जाओ अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा क्या है, ये सेंट्रल नेपाल में है, और ये धौलागिरी वेस्टर्न नेपाल में, जो नॉर्थ वेस्ट में, तो थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न में हुई ना, और ये सेंट्रल नेपाल में, करीब 34 किलोमीटर ईस्ट साइड में धौलागिरी से, यानी कि धौलागिरी से 34 किलोमीटर ईस्ट में पड़ती है अन्नपूर्णा। तो आप समझ गए, कंडा, कंडा मतलब के बोले कामेट, आर एन बोले तो नंदा, डी बोले तो धौलागिरी, ए बोले तो अन्नपूर्णा। आंसर इज 1 2 3 4 राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ये आपकी माउंट थुलियर, माउंट सैडल पीक भी है, बट माउंट थुलियर माउंट सैडल पीक से भी ऊंची है। ठीक है, कोस्टल एंड ओशनिक लैंड डेटाबेस के हिसाब से नेशनल सेंटर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट ने बताया कि माउंट थुलियर जो है वो ग्रेट निकोबार में पड़ती है और 642 मीटर ऊंची है ऑफिशियली। हाईएस्ट पीक है कहाँ की, निकोबार द्वीप समूह की दोस्तों।
अब अंडमान अगर घुसेड़ दिया जाता तो उसमें होती सैडल पीक, तो शायद 690 के आसपास है। नेक्स्ट, कौन सा द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है दोस्तों? 9 डिग्री चैनल इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। तो 9 डिग्री चैनल कर दिया है सुहेली पार द्वीप और मिनिकॉय द्वीप को। 9 डिग्री चैनल की बात हो रही है, 9 डिग्री चैनल दोस्तों। ये सिग्निफिकेंट वाटर बॉडी है कहां पर? अरेबियन सी में, ठीक है, जो सेपरेट करता है लक्षद्वीप आइलैंड को किससे? लक्षद्वीप आइलैंड को कालपानी एंड द सुहेली पार से, जो मिनिकॉय आइलैंड में पड़ता है दोस्तों। कालपानी और सुहेली पार में पड़ता है, जो मिनिकॉय आइलैंड में है। तो आंसर इज सुहेली पार द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में पड़ती है ये कौन सा? 9 डिग्री चैनल। वहीं 8 डिग्री चैनल और 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करें, जो कहां पर है? ये चैनल लाई करता है मिनिकॉय और मेन लक्षद्वीप आर्किपेलागो के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 69 पे आ जाओ। 1994 में अपनाई गई योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं के लिए समन और तैयारी करने के लिए अपनाई गई थी 1994 में। नेक्स्ट बात करते हैं, 70 पे आ जाओ। कथन और कारण का है, अक्टूबर और नवंबर दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। अंडमान सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात इस अवधि के दौरान अक्सर भारत के पूर्वी तट से टकराते हैं। दोनों सही हैं और एक्सपेंशन भी बखूबी कर रहे हैं दोस्तों। ये बात हो रही रिट्रीटिंग मानसून की। रिट्रीटिंग मानसून जो होता है तमिलनाडु के कोरमंडल दोस्त पर रिट्रीटिंग मानसून, वापसी वाला मानसून, प्रत्यावर्तन मानसून तमिलनाडु और आंध्रा के कोस्ट पर बराबर बारिश करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का हाल ही में कहां उद्घाटन हुआ है? करंट का क्वेश्चन है, मिस नहीं होना चाहिए। कहां पर हुआ? कन्नूर, केरल में। सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा इंडिया की पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। 1 अक्टूबर 2024 को ये कहां पर? कैल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के द्वारा कलासराय कन्नूर में बनाया गया था दोस्तों। और ये कोलैबोरेशन है इसरो का दोस्तों। किसका? इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा ये बनाया गया था। करीब 2000 सुपर कैपेसिटर पर डे बनाए जाएंगे। और जो सुपर कैपेसिटर हैं दोस्तों, उनका काम कहाँ होता है मैं ये भी बता दूं। कन्नूर, केरल में हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ईवी में, जो हमारे लिए जरूरी है, डिफेंस में और एरोस्पेस में इसका मेन काम होता है। तो अब केरला क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। इंडिजीनियसली बूस्ट करेंगे हाईटेक कंपोनेंट प्रोडक्शन को कन्नूर, केरला में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 की बात करते हैं दोस्तों। 72वां क्वेश्चन है, क्या है? देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की। क्या है इसमें आंसर? देखो, तत्परता और निवेश स्कोर में उल्लेखनीय गिरावट के साथ 2023 की तुलना में 24 में भारत की समग्र रैंक में गिरावट आई है, ठीक है। देखो 56 रैंक थी 2023 में इंडिया का, याद रखना 56 रैंक था। और वहीं बात करें 58वां रैंक है 2024 में, तो गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो पहला सही हो गया, पहला सही है। निवेश और विकास श्रेणी में अपने शीर्ष प्रदर्शन के लिए सिंगापुर 2024 सूचकांक में पहले स्थान पर है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में दोस्तों सिंगापुर सेकंड प्लेस पर है। कौन से? सिंगापुर सेकंड प्लेस पर। नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का फर्स्ट रैंक है, सिंगापुर सेकंड प्लेस पर है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। एंड नॉट इन इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट में दोस्तों। आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 73, क्या है? जो मादक पदार्थ हैं, मादक पदार्थों की बात। क्वेश्चन नंबर 73 भैया आ जाओ, क्या है? मादक पदार्थों की तस्करी का सामना करने और पुनर्वास का समर्थन करने के लिए, यानी कि रिहेबिलिट करने के लिए एक पहल शुरू की गई, इसका नाम है संकल्प। क्या नाम है? संकल्प पहल है दोस्तों। मैं एक बार सही से दिखा दूं, संकल्प पहल है। इसका समर्थन करने के लिए संकल्प पहल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये संकल्प पहल दोस्तों किससे है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने ये संकल्प इनिशिएटिव जितने भी ड्रग ट्रैफिकिंग वाले इशू हैं और रिहेबिलिटेशन करने के लिए जो सब्सटेंस जो एब्यूज विक्टिम हैं उनके लिए ये पहल शुरू की है दोस्तों, ठीक है। क्या है? डी एडिक्शन करना और उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर में पहुंचाना, और उसके इनिशिएटिव के लिए ये संकल्प पहल, संकल्प इनिशिएटिव लागू किया गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, किसे हाल ही में 2022 के लिए, वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अपने मिथुन चक्रवर्ती साहब। कौन है? मिथुन चक्रवर्ती जी को क्या किया गया? किसने दिया दोस्तों? ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने दादा साहेब फाल्के अचीवमेंट अवार्ड 2022 का मिथुन चक्रवर्ती जी को 70वां जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था नेशनल, उसमें प्रोवाइड किया है दोस्तों। कब? 8 अक्टूबर 2024 को, इसलिए जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट 75 इज वेरी इंपोर्टेंट। मेजर एटमोस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट दैट इज कॉल्ड मैक।
ये मैक वेधशाला है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्या है? मैक जो है इनकी मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट विश्व में सबसे ऊंची स्थिति वाला अमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है, जिसे उच्च ऊर्जा गामा किरणों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह वेधशाला स्वदेशी रूप से भाभा परमाणु अनुसंधान यानी कि बार्ग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL के सहयोग से बनाई गई थी। कह रहा है कौन सा कथन सही है? सी इज द राइट आंसर। 1 2 यानी कि दोनों ही इसमें सही है दोस्तों। जो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट है ये करीब 4300 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है, इतने एल्टीट्यूड पर है। वर्ल्ड का हाईएस्ट पोजीशन इमेजिंग चेरेनकोव है। हाई एनर्जी गामा रे की स्टडी की जाएगी। और दोस्तों द मोस्ट एनर्जेटिक कॉस्मिक फिनोमिना है जिसे बोलते हैं ब्लैक होल्स और सुपरनोवा जो हैं एंड गामा रे जो बस्ट है इसका इसमें अध्ययन किया जाएगा दोस्तों। जो BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसका कोलैबोरेशन किया गया है किसके साथ? इसका कोलैबोरेशन किया गया है ECIL, जो इसमें गिवन है। क्या है? ECIL, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड द अदर इंडियन पार्टनर्स भी हैं इसमें। ये एक आत्मनिर्भर भारत के थ्रू एक इंडिया का बहुत अच्छा मिशन है जो बहुत मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोफिजिक्स के लिए काम करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं।